पिछले करीबन 4 एपिसोड से हम लगातार बात कर रहे हैं साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकार के केसेस के ऊपर में। और अब समय आ गया है कि हम बात करें। तो मैं इस बात कर रहा था कि पिछली बार के लगातार सीरीज पे हमने बात करी साइबर क्राइम के विभिन्न प्रकार के जो केसेस आते हैं उसके ऊपर, और हमारे इस मंच पे काफी एक्सपीरियंस लोग आते रहे हैं। और आप लोग के पास मैं इसी तरह के अनुभवी लोग को लेकर आते रहूंगा। हमारा कोशिश है कि हम आपको साइबर क्राइम के विभिन्न केसेस के द्वारा जागरूक करने में हम आपको मदद कर सकें। हालांकि ये भारत की है और हम लोग के पास में एक फीडबैक भी आता है कि लोग की अटेंडेंस काफी कम होती है। हो सकता है लोग ज्यादा बिजी हैं या भारत की उसी तरह चलते हैं जिस तरह की हमारे भारत की सड़कों पे हमारी गाड़ियां चलती हैं, कि छोटे मोटे गड्ढे को तो हम मानते ही नहीं है। तो शायद अभी शायद और भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ केसेस और बढ़ जाएं। 50-60 हजार रुपए की ठगी कौन सी ठगी होती है, आजकल तो हम सबके सब लखपति हो गए हैं। मैडम मधुरिका शर्मा जी हैं, आपको नमस्कार। डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी नमस्कार। मैडम मुस्कुरा रही हैं, सही बात है मैडम। जब हम वेरी यंग एज पे थे, 20-25 साल के हुआ करते थे, तो एक सपना देखा करते थे कि लखपति कब होंगे। तो उस लखपति के ख्वाहिश में जब हमारी एज 30-35 साल की हुई तो हमने एक सर्वे किया कि जब मेरे पिताजी जॉब करने आए थे तो उनकी तनख्वाह लगभग 150 रुपए महीने कुछ हुआ करती थी। और जब मैं जॉब करने गया तो मेरी तनख्वाह इन द ईयर ऑफ 93-94 की बात है, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर। तो उस समय हमारी तनख्वाह लगभग 1500 रुपए थी। मतलब ये कहा जाए कि एक मिडिल क्लास मिडिल फैमिली की बात थी। तो मैंने एक लिखा कि हर 20 वर्ष में एक भारत के आम व्यक्ति की तनख्वाह के आगे एक शून्य जुड़ जाता है। यदि आपकी तनख्वाह 100 रुपए रही होगी तो 20 साल बाद 1000 रुपए हो गई। तो ऐसे करते करते हम लोग आज लखपति की कैटेगरी में आ गए हैं। और ये भी देखो कि आप लोगों ने और जब हम लोगों ने गाड़ी पे पहली बार पेट्रोल भरवाया होगा तो वो लगभग 50 रुपए के 5 रुपए के आसपास था पर लीटर। जब हमने पहली बार मोपेड पे गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था, और आज हमने 100 पार कर दिया है। तो इंतजार हो रहा है। छोटी मोटी चीजों को हमारी शायद जनता उतना ध्यान नहीं देती है। बड़े केसेस का इंतजार कर रही थी मैडम। आज की डेट में 25-30 हजार रुपए की ठगी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। शायद लोग इस चीज का इंतजार करते हैं। फिर भी काफी लोग की प्यार मोहब्बत यूट्यूब पे और फेसबुक पे मिलती है जब इसको अपलोड किया जाता है। तो लोग शायद अपने टाइम पे देखना चाहते होंगे। तो डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लगातार इस तरह से हमें भी मोटिवेट करते हैं, और मैं भी आपको आश्वस्त करता रहता हूं। हम दोनों एक दूसरे को आश्वस्त करते हैं कि चलिए वो सुबह तो कभी आएगी जब लोग इस मंच पे आएंगे, जब लोगों को चोट लगेगी। लेकिन कोविड का जमाना कुछ और था, लोग काफी फ्री थे तो काफी कुछ देखा करते थे। लेकिन अब कोविड के बाद लोगों का समय कम हो गया है, क्योंकि पहले यूट्यूब का जमाना था, अब तो इंस्टाग्राम में रील का जमाना है। 30 सेकंड से ऊपर मैडम हमें कौन सुनना चाहता है। फिर भी अब इसी से बात आगे बढ़ती, जब हम रील पे आ रहे हैं तो रियल लाइफ तो खत्म हो रही है, तो परिवारवाद भी खत्म होता चला जा रहा है। क्योंकि रियलिटी तो परिवार में हुआ करती थी, तो लोग बाहर रील बनाने में मस्त हैं। और इस छोटी छोटी रील बनाने के चक्कर में जब कहा जाता है कि हमारा माइंड, आप दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं समझ रहे होंगे, तो साइकोलॉजी ये भी कहती है कि जब आप लगातार देखते जाते हैं तो आपका माइंड अब कंफ्यूज होने लगता है, क्योंकि लगातार आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो माइंड जज ही नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअली आप चाहते क्या हो। और इसका हश्र यही हो रहा है कि लगातार हम भ्रम में होते हैं। तो इसका फायदा ये एडवर्टाइजमेंट कंपनियां और कहीं ना कहीं इस तरह के साइबर ठग उठाने लगे हैं। तो मेरे ख्याल से आज जो हमारा प्रोग्राम है इसमें दो मुख्य हस्तियां हैं। हमेशा की तरह डॉक्टर शुभ्रा सान्याल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका आशीर्वाद इस प्लेटफॉर्म पे है। साथ ही थोड़ी देर में डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता आ जाएंगे, जो कि पेशे से एलोपैथिक चिकित्सक हैं। लेकिन आप वैदिक विज्ञान में पीएचडी करने के बाद इस समय होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में रायपुर में काम कर रहे हैं, और देश विदेश में अपनी प्रोग्राम कंटिन्यू दे रहे हैं। हाल में ही कुछ दिन पूर्व आप अमेरिका के 15 दिन के प्रवास के बाद भारत में आए हैं, और उनके एक नई यूनिक कॉन्सेप्ट को सराहना मिल रही है रायपुर के अंदर में। थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे। आज हमारे पास में नए स्पीकर आई हैं, डॉक्टर मधुलिका शर्मा जी हैं, जो कि रिटायर्ड डायरेक्टर रही हैं फॉरेंसिक लैब ऑफ एनसीटी की।
आपने राजस्थान एफएसएल जयपुर में भी अपना एक्सपीरियंस दिया हुआ है, एल्सो कंट्रीब्यूटेड इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी लैब। राजस्थान जयपुर से आपने अपना बीएससी, एमएससी और पीएचडी किया। साथ ही आपने बहुत से पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है, आपके बहुत सारे पेपर सबमिट हुए हैं पीएचडी के रिगार्डिंग, एल्सो एग्जामिन हाई प्रोफाइल केसेस, अटेंडेंट कोर्स एज अ एविडेंस एक्सपर्ट्स, एल्सो विजिटेड फॉर द ट्रेनिंग इन जापान एंड सिंगापुर। दिस इज द हमारी एक पार्टिसिपेंट हैं आज की, एक मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे साइबर को लेकर के। पुलिस विभाग से होना जरूरी होता है जब भी कोई क्राइम की बात आती है। तो आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय फिर है कि दिल्ली के एसीपी राजपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका नाम दिल्ली में कुछ प्रमुख पुलिस ऑफिसरों में लिया जाता है, और एक बहुत चर्चित केस हुआ था दिल्ली के अंदर में जो आज भी अनसुलझी रही, आरुषि मर्डर केस। और उसके एक केस में मोबाइल की जो खोजबीन हुई थी उसमें एसीपी राजपाल का बड़ा योगदान रहा है। ऐसे ही आपने बहुत सारे केसेस को सुलझाया हुआ है, लगभग दिल्ली के ही 50,000 से क्रिमिनल केसेस को आपको सुलझाने में क्राइम साइबर इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट के रूप में आपको एक विशेष योग्यता के रूप में जाना जाता है। तो ये रहे डॉक्टर राजपाल साहब, आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हम आज के विषय में। तो आज का जो विषय मैंने रखा है, क्योंकि इतने बार में चर्चा होते होते और टेलीफोनिक मेरी मधुरिका जी से भी बात हुई थी, हालांकि राजपाल साहब से मेरी बात नहीं हो पाई थी, लेकिन मधुरिका मैडम से जब मेरी बात हुई तो हमने भी ये डिस्कस किया था कि सारे केसेस को देखने के पश्चात कहीं ना कहीं एक बात आती है कि परिवार भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है साइबर के लिए। शायद बदलते जो तारतम्य है समाज के, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, ना पेरेंट्स का और ना ही बच्चों का। बच्चे ज्यादा अपग्रेड हो गए हैं, पेरेंट्स कम अपग्रेड हैं, और दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। तो जो एक बैलेंसिंग होना चाहिए परिवार के अंदर में, उसके बीच में कहीं ना कहीं लैकिंग है, जिसका फायदा इस प्रकार के ठग उठा लिया करते हैं। और इसकी रिपोर्टिंग और केस इन्वेस्टिगेशन में भी जब मेरी कुछ पुलिस वालों से बात हुई तो उनका भी कहना यह था कि केसेस भी कई बार बहुत लेट रिपोर्ट होते हैं। रीजन ये है कि वो अपने केसेस को अपने परिवार में डिस्कस भी नहीं करते हैं। लेटेस्ट एक अपडेट मैंने मैडम बात करने की कोशिश की थी पिछले हफ्ते रायपुर के अंदर में भी, तो उनका ये कहना था कि कई बार तो ये होता है कि अगर 50, 20, 30 हजार रुपए निकल गए तो बच्चा अपने घर में बताता ही नहीं है। कई बार केसेस ऐसे आते हैं कि खुद अपने वाइफ को हस्बैंड बताता नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लोग बेवकूफ समझेंगे। परिवार में भी और परिवार के बाहर भी ये डिस्कशन आते हैं। तो इसलिए मैंने मुद्दा लाया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली अगेंस्ट साइबर क्राइम आज का इशू रहेगा। तो अगर मैं डॉक्टर राजपाल जी, मुझे सॉरी राजपाल जी मुझे दिख नहीं पा रहे हैं, अगर हैं तो एक बार मैं चाहूंगा कि माइक को अनम्यूट करें। ओके। रिमोट मैं अभी जब सुन रही थी आपको पांडे जी, तो मेरे दिमाग में एज अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ये आ रहा था कि जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स, ठीक है, और जो विक्टिम्स हैं, ये आसमान से तो नहीं गिर रहे हैं, वो परिवार से ही आ रहे हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति या एक बच्चा विक्टिम बन रहा है, और दूसरे परिवार से एक लड़का इंटेलिजेंस है। मैंने प्रोफाइल करके देखा कि साइबर क्रिमिनल्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एज ग्रुप. You stop it at the age of 30, 35. They don't go beyond. And they are mostly illiterate. They are uneducated. They come from very poor homes. But we must be cautious that they are trained by some other people. इसीलिए बार बार हम लोग कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। कुछ ना कुछ ट्रेनिंग इनको मिल रही है, इनके अंदर ये काम करके, क्योंकि इनको जो है नहीं है, इनके अरेस्ट बहुत कम होते हैं। इसमें मधुलिका मानेगी कि इसमें एविडेंस नहीं है। फॉरेंसिक साइंस भी इनके पास पहुंच नहीं पा रहे, पुलिस ही नहीं पहुंच पा रही, तो फॉरेंसिक साइंस कहाँ पहुंचेंगे? तो कन्विक्शन रेट लो है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट मैं बता रही हूँ आप लोग को कि एवरी बिहेवियर इज अ कंडीशनड बिहेवियर। क्रिमिनल बिहेवियर भी कंडीशनड बिहेवियर। तो जब इनको मिल रहा है प्लेजर और कोई पेन नहीं मिल रही है, तो ये क्राइम को बढ़ाते जा रहे हैं।
आज भी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर इन द 5th सेशन, ये मान के चलिए जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉड्स हैं, ये सब हमको सुन रहे हैं। हमारे जो है राजपाल जी भी आ गए हैं, ये सब सुन रहे हैं, और उनको पता है कि अगर पकड़े भी जाते हैं, इट विल बी अ मैटर ऑफ 3 years इम्प्रिजनमेंट, बेलेबल ऑफेंस, फिर निकल के आ जाएंगे। तो क्रिमिनल भी घर से निकल रहा है, विक्टिम भी घर में है, इसीलिए हम लोग ने ये सोचा कि व्हाई नॉट रीच द फैमिली, व्हाई नॉट सी द फैमिली टुगेदरनेस। एलिनेशन क्यों है फैमिली में, पेरेंटिंग क्यों खराब है, क्यों एक लड़का क्रिमिनल बन रहा है, दूसरा लड़का डिसिप्लिन बन रहा है। So that I think yoga and meditation and all will help to tie these people. With these, I just stop here. That's how we plan, and I would like to hear you all. Thank you very much. Thank you. थैंक यू डॉक्टर सुब्रत सामलाल जी। और राजपाल जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, एसीपी हैं दिल्ली के। तो फर्स्ट टू बी वेलकम यू सर इन आवर प्लेटफॉर्म। और हमने नाम ही दिया अपने प्लेटफॉर्म का मस्तक पर दस्तक, क्योंकि समय यह है कि जितनी भी बातें कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मस्तक पे दस्तक दी जाए, ताकि लोगों का अवेयरनेस बढ़ जाए। क्योंकि जितने भी केसेस हो रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों का माइंड को हाईजेक किया जा रहा है, तो इस तरह के केसेस घटते हैं। डॉक्टर सॉरी शुभ्रा जी से बातें हुई और शुभ्रा जी ले जा रही है कि कहीं ना कहीं परिवार के अंदर पे कोई गड़बड़ी चल रही है, जो कि बीच में तारतम्य में नहीं बैठ रहा है, और जो क्रिमिनल भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो परिवार के हिस्सा हैं, तो परिवार के ही हिस्से होते हैं। आप काफी केसेस किए हैं और आप एक एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर हैं, काफी अवार्ड्स आपके पास में है, अनुभव है, और साइबर के केसेस को भी आपने काफी करीब से देखा है और बहुत कठिन कठिन केसेस को आपने सॉल्व किया है। राजपाल जी, हमारा इशू आज जो परिवार को लेकर हम ये समझ रहे हैं कि ये जो क्राइम को लेकर मैं बात नहीं करूंगा, क्रिमिनल की कंडीशन को बात नहीं करूंगा, फिर शुभ्रा जी बात करेंगे। मेरा ये है कि जो जिसके साथ ये क्राइम होता है, जो विक्टिम है, उनके परिवार की क्या कंडीशंस होती हैं और क्या उनकी दलीलें होती हैं जब आप उनसे बात करते हैं क्राइम को लेकर के, कि उनके साथ ठगी हुई तो वो कहां पे गड़बड़ हो रहे थे। आज इशू इस बात का है। राजपाल जी, Are you hearing me? या सर, इट इज ऑडिबल, ऑडिबल सर, राइट। Okay. चलिए मैं बताऊं, सबसे पहले तो होता क्या है कि आजकल घर घर में हर हाथ में मोबाइल फोन हो गया है। ठीक है, घर वाले भी अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए उनको फोन देते हैं और उसके बाद उनको बात नहीं कर पाते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है, और बच्चे बहुत ज्यादा इसमें ये समझ लें कि टॉक्सिकेशन हो गया है फोन का। और नई नई चीजें जाएंगे, घुसते जाएंगे, फिर जो प्रोडक्ट होते हैं वो जो नए होते हैं, ये नए यूज करने वाले हैं, सॉफ्ट टारगेट होते हैं उन लोगों के लिए। वो इनको लिंक भेजेंगे, क्लिक भेजेंगे, लुभावने ऑफर करेंगे, लुभावने ऑफर भेजेंगे, तो उसमें फिर फंसते चले जाते हैं। जो लालच कहते हैं कि लालच बुरी बला है, तो लालच ही इंसान को मारता है। सबसे ज्यादा क्राइम लालच में और अनअवेयरनेस, अज्ञानता की वजह से होते हैं। तो जो उसमें फंसते चले जाएंगे थोड़े लालच में, शुरू में कुछ, जैसे अभी नया फ्रॉड अभी नया चला है कुछ दिन से, लाइक एंड क्लिक फ्रॉड है, पार्ट टाइम जॉब का फ्रॉड है। वो थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे प्रोडक्ट उनको ज्वाइन करने के लिए, बोलेंगे वो थोड़ा पैसा देंगे, फिर उसमें इन्वेस्ट कराएंगे। शुरू में 200, 400, 500, 1000, 2000, 3000 रुपए वो लोग दे देते हैं इनको। फिर आदमी लालच में आगे आ जाता है, आगे खेलता है, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं। फिर वो इन्वेस्ट कराते हैं लाखों में, और लाखों रुपए ठग के वो चैनल को बंद कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में ये क्राइम होता जा रहा है। घर वालों को शुरू में नहीं पता लग पाता, जैसे बाद में पता लगता है तो वो लोग फिर कोशिश करते हैं अपने लेवल पे, अपना कुछ उनके पास सोर्सेज होता नहीं है, फिर वो लोग हम लोगों के पास ही आते हैं। हमारे पास जैसे 1930 की हेल्पलाइन है, साइबर का पोर्टल है NCRP, उस पर रिपोर्ट करके फिर हमारी साइबर सेल है, उनको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। थैंक यू सर। राजपाल जी, मेरा यह प्रश्न था कि जैसे अभी एक मेरे पास से में एक महिला आई थी, उनका ये कहना था कि उनका जो बेटा है वो बिटकॉइन वगैरह कुछ थे, उस पर उन्होंने पहले 2000 रुपए लगाए कि कुछ शायद पैसे डबल मिलेंगे, या शायद 20,000 या 15,000 मिलने वाले थे। उसने लगा लिया, जब कुछ बार फिर मैसेज आया, बोले नहीं इसमें आप अपने 7,000 रुपए और जमा करो, फिर आपको अब 45,000 रुपए आएंगे। उसने शायद अपने घर में पहली बार मम्मी को बताया, मम्मी ने मना किया होगा, दोबारा उसने लगा दिया। जब दोबारा लगाया तो करीबन 70,000 रुपए उसके पॉकेट से जा चुके थे। तो खैर उसके बाद उसने मम्मी पापा ने जो भी एक्शन लिया ले लिए।
मैं इस चीज को कि इस तरह के जो केसेस आते हैं, मैं मतलब फैमिली का बिहेवियर कैसा होता है राजपाल जी, बाकी तो ठीक है, मैं इस चीज को समझ, पुलिस वाले की आपसे सोचना चाह रहा था। फैमिली के तो पांडे जी हाथ पैर फूल जाते हैं, बिल्कुल पैसा चला जाता है। शुरू में तो उम्मीद होती है कि लोगों को कि पैसा मिल जाएगा, जब ये लगता है कि नहीं मिलेगा और कोई रास्ता नहीं दिखता तो बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं कि अब क्या करें। कुछ उनके पास कुछ ऑप्शन होता नहीं कुछ करने के लिए। फैमिली जी। का तो यही एटीट्यूड होता है जी। मधुलिका शर्मा जी, जी। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ कहाँ देखती हैं, किस तरह फैमिली को इन चीजों को अवेयरनेस की आवश्यकता है, थोड़ा सा आपसे इस बारे में हम समझेंगे, क्योंकि आपके पास में भी एक वास्ट एक्सपीरियंस है, फॉरेंसिक लैब में आप रही हैं, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को भी समझती हैं। तो अभी जिस तरह से सिनेरियो बदल रहा है, जिसकी जिक्र अभी राजपाल जी ने भी किया, कि मोबाइल अब लोगों की शायद एक प्रकार का एडिक्शन हो गया, हम तो खैर बार बार बात करते हैं, साहब लोग तो खैर बड़े बड़े केसेस हैं, और अभी हम लोग कई प्रकार के डी एडिक्शन चलाते हैं। मैं और शुभ्रा जी ने भी कई बार, सान्या मैडम ने कई बार बात कर चुके हैं कि अब तो शायद डिजिटल डिडक्शन डिटक्स आवश्यकता आ चुकी है, कि हमें अब डिजिटली डिटॉक्स होने के भी कोई दिन चाहिए है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं कि जो घर में लोग हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, तो ऐसे में कैसे बिहेव किया जाए कि इस तरह से थोड़ी सी बचाव हो। मधुलिका जी। जी, मैं पहले डॉक्टर सानिया मैम को और सबको नमस्कार करती हूँ। जो मैडम ने सबसे पहले बोला कि जो हम लोग का क्रिमिनल है और विक्टिम है, दोनों ही परिवार से आते हैं। एक जैसे उन्होंने एग्जांपल दी, एक बच्चा अच्छा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, दूसरा इस लाइन में चला गया। तो इसमें जहां तक इस पे मैं ये कमेंट्स करूंगी कि होता है कि आजकल पेरेंट्स ओवर बिजी हैं, बोथ आर अर्निंग। पहले क्या होता था, एटलीस्ट मम्मी घर पे तो मिलती थी जब हम स्कूल से आते थे, तो आजकल तो मम्मियां भी नहीं मिलती हैं, मेड आर ओनली अवेलेबल। सो वो एक मेरे ख्याल एक ड्रॉबैक काफी हुआ है बच्चों के साथ, एंड दे डोंट वांट। फिर उसमें क्या है ना, वो अधिकार और मतलब फाइटिंग वाला जो रहता है, तो मम्मी को भी रहता है नहीं कॉम्प्रोमाइज कर लो भाई किसी तरह से, क्योंकि ऑफिस जाना है कल। फिर तो मेड और उनमें आपस में एडजस्टमेंट्स कराने की कोशिश करते हैं बच्चे उस तरह से। या फिर बहुत ज्यादा जिद्दी, उनको मालूम होता है कि किस पॉइंट पे जिद करना है तो मम्मी पापा आगे आपके सरेंडर कर देंगे, वो होता है। फिर आपका जब एक बड़ा हो जाता है, आफ्टर टीनेजर्स और मैच्योरिटी आने लगती है, उसको फिर एक लाइफ चाहिए होती है लोनलीनेस। वो हर चीज अकेला करने की कोशिश कर रहा होता है, चाहे वो लव अफेयर हो, चाहे इस तरह के काम हो। वो जो अकेलापन है ना, तभी हम कहते हैं ना एज बहुत डेंजरस है। जो वो अकेलापन है ना, उस पर बहुत वॉच रखने की जरूरत होती है कि इस टाइम वो क्या एक्टिविटीज कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं इस टाइम, एंड सो मच कंफ्यूजन विल कम इन योर माइंड। तो डिसीजन लेने की सही पावर नहीं होती, पर वो सोचते हैं मेरी तो थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी आ गई है, मूछ भी आ गई है, अब तो मैं पापा जैसा हो गया हूँ, मतलब आई कैन डू एनीथिंग। वो वाला एक उनका हाइपर जो मैंने ऑब्जर्वेशन किए हैं उसमें रहता है बच्चों में एक। इवन आप देखिए 11th to 12th आते आते बच्चे लोग अपने आप माँ बाप की कम सुनने लगते हैं। वो अपने आप को कि मैं बड़ा हो गया, आई कैन टेक माई डिसीजन, दैट्स माई चॉइस। आजकल तो ये बड़ा डायलॉग अच्छे हैं, इट्स माई चॉइस, व्हाई कांट आई टेक डिसीजन। तो उनको जब ये समझाओ कि बेटा अभी जो हमने इतना समय बिताया है, हम ज्यादा अच्छी तरह जज कर सकते हैं आप किस लाइन पे जा रहे हो। आजकल दूसरी चीज मैंने देखा, बच्चे आजकल सुनते भी कम है पेरेंट्स की। जैसे हमें था कि एक थप्पड़ भी लग जाता था, तो वो आजकल वो थप्पड़ तो खत्म ही हो गए, ना टीचर मार सकती है, ना कुछ नहीं कर सकती, ना मुर्गा बना सकती है उसको, ना बाहर निकाल सकती। तो वो एक जो ये जो डिसिप्लिन था ना, जो बचपन से आता था, वो चीज बिल्कुल मिसिंग है। मैं जो आज परिवार और उसको जो फील करती हूँ, वो जो कान अमेटना इज अ वेरी गुड। जबकि हम लोग तो कहते हैं कि वो भी एक योगा का एक बहुत अच्छा पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो, जो घुटने पे बिठाती थी टीचर, बेंच पे खड़ा करती थी, आज आप कर लो, पेरेंट्स आ जाएंगे लड़ने उल्टा। इंस्टेड ऑफ एप्रिश बच्चे को बोलो कि तुमने कुछ गलत किया तभी टीचर डांट रही है, नहीं वो तो उल्टा टीचर से लड़ने आ जाएंगे। सो जो ये चीज जो मुझको लगता है ये बहुत डेंजरस होता जा रहा है, जो गैप आता जा रहा है ना बच्चे टीचर में पेरेंट्स में, दैट इज बिकमिंग डेंजरस डे बाय डे। सो हाउ टू इम्प्रूव वाले में हम थोड़ा और डिस्कशन के बाद हम फिर डिस्कस करेंगे, पर अभी तो ड्रॉबैक्स बहुत है। फिलहाल जो हम ये बात कर रहे थे कि टॉक्सिन, अब टॉक्सिन भी आप कैसे टॉक्सिक हो गया है मोबाइल, आई अंडरस्टैंड, बट यू कांट लिव। हम पहले कहते थे मोबाइल नहीं लेना है,
कोरोना ने सबके हाथ में मोबाइल दिला दिया, पढ़ो बेटा मोबाइल पे, पढ़ो बेटा लैपटॉप पे। तो पहले हम बच्चों को दूर रख लेते थे, पर वो पीरियड 2 साल ऐसा गया कि दे कांट लिव विद लैपटॉप और आईपैड और एनीथिंग। क्लासेस ही उस पे हो रही हैं, तो क्या करोगे आप, कहाँ तक छिपा लोगे? वो चीजें आ गई। तो ये कुछ ऐसे जो ड्रॉबैक्स मैं अपनी मतलब अपने अंदर फील करती हूँ, जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ। मैं अपनी बेटी और उनके बच्चों को भी मैं स्टडी करती हूँ। मेरी वो कहती थी, मम्मी देखो आप हमें मुझे पाल दिया तुमने, अभी ये देखो जरा कितने दिन। मैंने कहा बेटा बहुत फर्क आ गया, मैं भी देख रही हूँ। तो वो डांट भी खा लेती है, जो कमरे में चली आती है। आजकल तो बच्चे इतने एग्रीवेट हो जाते हैं कई बार कि चीजें फोड़ने लगते हैं। आई हैव सीन समवेयर, एक कोई मैं और ऑब्जर्व कर रही थी, उसको मना किया पेरेंट्स ने, तो उसने सारे उनके वो तोड़ दिए, पूरे के पूरे सामान, टीवी तोड़, ये तोड़, वो तोड़। कहाँ पर जाएंगे बच्चे आज की डेट में, कितने हाइपर हो गए। अब इन सब को कंट्रोल करने के लिए फिर हम अनिल गुप्ता जी आ जाएंगे, तो हम योगा और मेडिटेशन पे बात करेंगे। कुछ जो मुझे याद आया पॉइंट्स, वो मैंने आपसे डिस्कस किया। बिल्कुल अनिल गुप्ता भी जी आएंगे और हम इसी विषय पे आज ये बात करेंगे कि जब फैमिली में कोऑर्डिनेशन की बात होगी और आप लगातार हम लोग माइंड की बात कर रहे हैं, लाऊंगा। जी डॉक्टर अनिल गुप्ता जी भी आ चुके हैं, उनका अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। बस सर 5 मिनट में थोड़ा राजपाल जी से एक प्रश्न और लेना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ। राजपाल जी, अभी लगातार बात आ रही है कोविड के समय में मोबाइल का प्रचलन कुछ ज्यादा बढ़ गया है, मोबाइल से क्राइम भी बढ़ रहे हैं। आप किस एंगल से और किस बात से क्या समर्थन करते हैं कि जो कोविड के बाद से जो ये साइबर हैकिंग और साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो बढ़े हैं, और बढ़े हैं तो क्या इसका केवल एक कारण मोबाइल ही है या कुछ और भी कारण पुलिस ने देख पाए हैं? तब मैं फिर अनिल गुप्ता के पास इसके प्रश्न के बाद चलूंगा। चलिए पांडे जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये समझ लो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब से कोरोना में सब लोग घरों में कैद हो गए हैं, तो एंटरटेनमेंट का और कोई जरिया था नहीं। मोबाइल ने इस क्राइम को, साइबर क्राइम को बढ़ाने का आयाम किया, और ये करीब 300 से 400% मोबाइल से साइबर क्राइम कोरोना के टाइम में बढ़ गया। और अभी थोड़ा सा कम हुआ, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। साइबर क्रिमिनल्स ने नए नए तरीके ढूंढ लिए, जैसे उस टाइम पे कोरोना की दवा थी, या कोरोना से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट, कोई आर्टिकल किसी को चाहिए था, तो हर किसी ने अपने आप को ऑफर कर दिया। अपने नंबर प्रोडक्टर ने रजिस्टर करा दिया, लोगों को रेंडमली कॉल करने लगे। तो हर किसी इंसान को जहां उम्मीद होती थी, आदमी वहीं पे तुरंत क्लिक करता था, बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए। और पुलिस सारी इस बचाव में लगी रहेगी, कोरोना कंट्रोल में आ जाए, वो नॉर्म्स पूरे हो जाए। तो साइबर क्राइम पे उस समय पुलिस ध्यान नहीं दे पाई, और लोग समझ लो कि लाखों करोड़ों की तादाद में विक्टिम बने थे कोरोना के टाइम में। और उससे बहुत स्लाइड सा डाउन वाल पे आया है साइबर क्राइम। अब उसके बाद नए नए ट्रेंड शुरू हो गए हैं, पहले वाले तो थे ही कोरोना के उस टाइम पे। अब और नए नए ट्रेंड कई सारे शुरू हो गए हैं, जैसे लाइक लाइक वाला फ्रॉड है, क्लिक वाला फ्रॉड है। अब ये लेटेस्ट इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आया है, वॉइस क्लोनिंग वाला है। ये नए टाइप के फ्रॉड आ गए हैं। हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं पूरे इंडिया लेवल पे, पर अभी भी मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि प्रोडक्ट अभी भी हमारे से आगे हैं इस मामले में। थैंक यू। बिल्कुल पांडे जी, राजपाल जी, अब हाँ मैम। पांडे जी, हाँ, जी मैं एक बात बोलूँ, जी। क्योंकि राजपाल जी आरुषि केस में थे और हम लोग पेरेंटिंग के ऊपर एम्फेसिस करने जा रहे हैं। आरुषि के केस में राजपाल जी, देयर वाज नो साइबर क्राइम, पर मैं आरुषि के केस में बहुत इंटरनली गई हूँ, फिर मुझे बुलाया गया, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन एज अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट मैंने की, और एनडीटीवी भी मुझे ले गए। मैं अंदर से उसकी पढ़ती रही। द गर्ल वॉज लोनली, शी वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस। उसके पेरेंट्स, एक नाम आया था वाइफ शॉपिंग, बहुत ही घिनौना। वाइफ मतलब लेडी एंड द हस्बैंड डॉक्टर, दोनों जो है उसको कोई टाइम नहीं देते थे। ये बात मैं एम्फसिस कर रही हूँ, ये बात मैं साइबर क्राइम में भी बोलूंगी। प्रॉक्सिमिटी बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर नीडेड। आपके जो आरुषि का केस, आरुषि was killed, whatever happened, it was due to her loneliness. वो रात रात तक घर में अकेली रहती थी। अब देखिए यहाँ पे पेरेंटिंग नहीं हुआ, दिस टाइप ऑफ थिंग हैपेंड। तो मेरा ये कहना है, आप तो जानते हैं केसेस, मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ कि बच्चे मोबाइल माँ के पेट से निकल के नहीं मांगते हैं। बच्चों को मोबाइल हम ही लोग पकड़ाते हैं। और अभी मधुलिका बोली, दे ओवरबर्डन पेरेंट्स।
अगर पेरेंट्स थोड़ा सा टाइम निकाल के घर आके बच्चे को अपने बगल में बैठाएं और पूछे कि पूरा दिन तुम्हारा कैसा कटा, चाहे वो टीनेजर हो जाए चाहे वो छोटा बच्चा रहे, दैट लव एंड अफेक्शन एंड वार्मथ बच्चे और माँ के बीच में आ जाएगा, जो आरुषि के केस में नहीं था और जो आज भी जो क्रिमिनल्स प्लस विक्टिम्स सब में वो प्रॉक्सिमिटी नहीं है। ये मेरा कहना है। थैंक यू। ठीक, तो डॉक्टर अनिल गुप्ता जी अब आपकी तरफ चल रहा हूं। आपने बातें पूरी सुनी और एसीपी साहब को भी सुना, जो कि आरुषि केस में काफी चर्चित भी रहे हैं और बहुत अच्छा सबूत भी इकट्ठा करके दिया था। और अभी फिर एक बार मैडम ने जिक्र किया कहीं ना कहीं आरुषि केस के थ्रू ये कि जो पेरेंट्स बराबर पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं वो बच्चे या तो विक्टिम होते हैं या क्रिमिनल क्राइम की ओर चलते हैं या क्रिमिनल बन जाते हैं। दूसरी बात आई जो कि मधुलिका जी ने अभी एक बात कही और वो था कि बच्चे अब कहते हैं इट्स माय चॉइस, और केसेस आपके पीछे आता है, पेरेंट्स आते हैं कि साहब बच्चे सुनते नहीं हैं। और पूरे 4 एपिसोड के बाद हम लगातार इस बात पे निकस कर रहे हैं और आप भी 3 एपिसोड में बराबर आए हैं डॉक्टर अनिल, और ये बात आती कहीं ना कहीं माइंड जो है वो हाईजेक हो रहा है, माइंड की हैकिंग होती है, माइंड की प्रोग्रामिंग गलत ढंग से हो रही है, दूर बैठ करके हिप्नोटाइज किया जा रहा है लोगों को, अलग अलग से लालच, कभी भय दिखाया जा रहा है। तो बहुत सारी बातें हुई हैं आज। मधुलिका जी भी हैं, आप भी योगा करती हैं, स्पिरिचुअल से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर सुब्रा जी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ही हैं, और आप भी मॉडर्न मेडिकल साइंस से वैदिक साइंस की ओर बढ़ते हुए इन तमाम चीजों को देख रहे हैं और आपने एनएलपी की भी मास्टरी हासिल की है। तो सर मेरा अब यहाँ पे आ गया है आपका एक रोल, जो हम ये मंच आपसे पूछेगा वो ये है कि इन सारे केसेस में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, और जिस तरह से ये हैकिंग की जा रही है तो बच्चों को और पेरेंट्स को कहाँ कहाँ पर संभलने की आवश्यकता है। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। पांडे जी, मैं शुभ्रा मैम को, राजपाल सर को और मधुलिका मैम को भी सुन रहा था। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो जो आज जो टॉपिक हमारा चल रहा है कि मैं इस बात से फुली एग्री करता हूं कि कोरोना के बाद से कहीं ना कहीं क्राइम में थोड़ी वृद्धि तो हुई है, इंक्रीमेंट तो हुआ है, चाहे वो साइबर क्राइम की बात हो चाहे वो दूसरे क्राइम की बात हो। कहीं ना कहीं 2 सालों से जो कोरोना का लॉकडाउन था उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी, साथ ही साथ स्ट्रेस भी बढ़ा माइंड के अंदर, और जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग थे उन्होंने एक इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि लोग सब लोग डिजिटल आ चुके हैं, अब क्राइम करना और ज्यादा आसान है। तो ऐसे में साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ा। लेकिन अगर हम इन सारे तथ्यों के बाद समझें, इन सारी चीजों को समझें, तो एक बात कहीं ना कहीं निकल कर आती है कि जितने भी क्राइम हो रहे हैं, खासकर धोखाधड़ी ठगी वाले जो क्राइम्स हैं, चाहे वो इंटरनेट या साइबर के थ्रू हो या ऑफलाइन मोड में हो, उसमें कहीं ना कहीं माइंड को बेवकूफ बनाया जा रहा है, या तो लालच दिखाया जा रहा है या डर दिखाया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं माइंड को हाईजैक किया जा रहा है, सम्मोहित किया जा रहा है या बेवकूफ बनाया जा रहा है। और कोरोना के बाद से एक चीज और समझ में आ रही है कि हम सब एक स्ट्रेस में जी रहे हैं, और स्ट्रेस माइंड को बहुत जल्दी हाईजैक किया जा सकता है, और वर्ल्ड थोड़ा हाइपर मोड में चला गया है, बहुत फास्ट चल रहे हैं हम। तो फास्ट के मोड में हमें मैगी भी 2 मिनट में चाहिए, हमें सक्सेस भी 2 मिनट में चाहिए। तो ऐसे में जो फास्ट मोड चल रही है जिंदगी में, वहां पर माइंड हाइपर चल रहा है और माइंड को हाईजैक करना और इजी हो गया है। और कहीं ना कहीं क्वांटिटी, लाइफ में क्वांटिटी हर चीज की बढ़ गई है, क्वालिटी लगातार गिरते जा रही है। शॉप्स की बात करें, चीजों की बात करें, एक्सेस होते जा रहा है लेकिन क्वालिटी डाउन होते जा रही है। अब ऐसे में हमें तो सजग रहना ही पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा और समझदार बनना पड़ेगा माइंड के लेवल पर। सजग मतलब इतना कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि जब मैं कोई डील कर रहा हूं या मैं इंटरनेट देख रहा हूं, कहीं मुझे हाईजैक तो नहीं किया जा रहा, किसी न किसी तरीके की चीजें मुझे बेची तो नहीं जा रही हैं, कहीं ना कहीं मेरे माइंड के अंदर, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, मेरे वॉलेट के अंदर एक सेंध तो नहीं लगाई जा रही है। इतना ज्यादा हमें सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा और समझदार बनना होगा। दूसरी तरफ हमें अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस एज में हैं शायद हम काफी कुछ समझदार हैं और समझ भी रहे हैं चीजों को, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो हमसे ज्यादा मोबाइल पे, इंटरनेट पर समय बिताते हैं और उनकी परिपक्वता, उनकी मेंटल लेवल, उनकी मैच्योरिटी, उनके एक्सपीरियंसेस उतने ज्यादा नहीं है, उन्होंने जिंदगी को उतने अच्छे से नहीं देखा है और इसीलिए उन्हें हाईजैक करना ज्यादा आसान है। और ये जो हाईजैकर्स हैं ये देख भी रहे हैं, ये तो बिल्कुल या तो ना समझ लोगों को जिनको मोबाइल चलाना ही नहीं आता, जिनको इंटरनेट के बारे में मालूम ही नहीं है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उनसे ओटीपी की डिमांड करके या कोई ना कोई झांसा देख के निकलवा रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे लोग जो किसी न किसी प्रकार के भय या लालच में आ जाते हैं, उनसे बेफालतू की चीजें बेच रहे हैं या कहीं ना कहीं वीडियो गेम्स का माध्यम लेकर या मार्केटिंग का माध्यम लेकर उनसे मनी ठग लिया जा रहा है। तो ऐसे में हमें अपने फैमिली को भी सजग बनाना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगा कि देखिए, फैमिली को बार बार बताना, समझाना ये तो जरूरी है ही, लेकिन जैसा मधुलिका जी भी कह रही थी कि बच्चे नहीं सुन रहे हैं आजकल बात, आपकी बातें नहीं मानते। यस, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ इस बात से। शुभ्रा मैम भी कई बार कहती हैं कि बच्चे नहीं मानते हैं आजकल बातें। तो क्या किया जाए ऐसे में? मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी फैमिली को लेकर ऐसा है कि मैं लगातार बातें तो करता ही हूँ। जब भी मैं अपनी बिटिया के पास जाता हूँ, अपनी वाइफ के पास, जब हम डिनर के बाद कुछ देर टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसी बातें की जाती हैं स्टोरी की फॉर्म में, जो मैंने आसपास देखा, जो मेरे पेशेंट्स थे, मैं उनके बारे में उनको बताता हूँ कि ऐसा उस आदमी के साथ हुआ। और जब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो उस दौरान कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक प्रिंट छप रहा है कि मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना, लोगों के साथ ये हो रहा है, ये हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन हमको अपने साथ नहीं करना है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं मैं अपनी फैमिली में और अपने क्लाइंट्स को एक चीज बोलता हूँ कि मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के समय में। क्योंकि जो ये माइंड हाइपर हो रहा है ना, जब आप मेडिटेट करते हैं तो एक माइंड स्लो मोड में आता है और जो आपके अंदर की इंटेलेक्ट है वो एक्टिवेट होती है। और बहुत सारे बिहेवियर्स जो हमारे एबनॉर्मल होते जा रहे हैं, उसके पीछे, जैसा कि मैं कहता हूं, एनर्जी मेडिसिन, चक्र साइकोलॉजी, जिसके बारे में शायद मॉडर्न साइंस नहीं मान रही है, लेकिन चक्रों का हमारे माइंड के बिहेवियर से एक डायरेक्ट कनेक्शन है। ऐसा कहा जाता है जो आज्ञा चक्र है, अजना चक्र, अगर व्यक्ति का कमजोर हो जाए तो उसे बहुत जल्दी हाईजैक किया जा सकता है। इसी प्रकार से और भी चक्र हैं, जैसे ये हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र, अगर ये वीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति हाइपर हो जाता है, इरिटेबल मोड में हो जाता है, एंग्री हो जाता है और उसके बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो अगर हम अपने परिवार के अंदर एक मेडिटेशन की आदत डालते हैं तो जो हमारी एनर्जी बॉडी है वो अलाइन रहती है, चक्र संतुलित रहते हैं, और चक्र संतुलित रहने से, नाड़ियों में लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो होने से कहीं ना कहीं हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो संतुलित रहते हैं, हमारे डिसीजंस और हमारी इंटेलेक्ट एक्टिव रहती है और हम बहुत सारे जो बेफालतू के फितुर हैं उनसे दूर रह पाते हैं। यानी कहीं ना कहीं काउंसलिंग के साथ साथ मेडिटेशन का अपना रोल है। जहां पर काउंसलिंग के द्वारा नहीं समझाया जा सकता या बच्चे नहीं बात मान रहे हैं, अगर हम उन्हें ये मेडिटेशन की प्रॉपर आदत डाल दें तो अपने आप वो समझदार बनते जाएंगे। वैदिक विज्ञान के दौरान या वैदिक समय के दौरान भी जो मेडिटेशन का एक पार्ट होता था, योग का एक जो पार्ट होता था, वो हमारे गुरुकुल का एक हिस्सा होता था, स्कूली एजुकेशन का एक हिस्सा होता था, जिसकी वजह से बच्चे जैसे जैसे स्कूली ज्ञान लेते थे, गुरुकुल के ज्ञान लेते थे, उनके साथ साथ उनकी समझ अपने आप बढ़ते जाती थी और वो उस समय लाइफ में गलत डिसीजंस नहीं लेते थे। एक एग्जाम्पल के साथ पांडे जी मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 मिनट लगेंगे लेकिन इस एग्जाम्पल को बताने में। हमारे पास एक फैमिली आई, एक बच्चा जिसके पेरेंट्स मेरे पास में आए और उनका इशू क्या था कि बच्चा जो है उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता है। बच्चे की उम्र करीब करीब 12-13 साल की थी और बच्चा स्कूल के अंदर दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करता था, उनकी चीजें चुरा के ले आता था, प्लस जिस सोसाइटी में बच्चा रहता था वो उस सोसाइटी में कभी दूसरे लोगों की कारों पे स्क्रैच मार देना, कभी किसी के टायर पंचर कर देना, इस प्रकार के एबनॉर्मल बिहेवियर्स। अब इस बच्चे का हमने लाइफ फोर्स एनर्जी स्कैन करके देखा तो उसका अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, जो नॉर्मल रेंज थी उससे बाहर गया हुआ था। अगर आप मुझे परमिट करते हैं तो मैं उसकी एक स्कैन रिपोर्ट भी दिखाना चाहूंगा। प्लीज। मैं साथ ही साथ आपको स्कैन रिपोर्ट के साथ जोड़ रहा हूं। तो मुझे वहां से आप तो एबल कर दीजिए स्क्रीन शेयरिंग के लिए।
शायद ये बातें आपको थोड़ा कुछ अलग फील्ड की लग रही होंगी, लेकिन जिस लेवल पर मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कह रहा हूं कि हमें मॉडर्न मेडिकल साइंस को हमारे वैदिक साइंस के साथ जोड़ना होगा, ताकि हम और लोगों को समझदार बना सके और खुद और एक लेवल का इंटेलेक्चुअल लेवल हमारे अंदर डेवलप हो सके। आपको को होस्ट बना दिया है सर। हाँ जी, ये मैं दिखा रहा हूं। आपको को होस्ट दे दिया है, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मगर क्या डॉक्टर साहब, बच्चे तो मेडिटेशन की ओर जाते नहीं हैं, क्या आपकी राह से मेडिटेशन पे जाएंगे? आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, दिखाई दे रही है, राइट। अब देखिए इस स्क्रीन में उसी बच्चे का ये आया था 2 मार्च 2022 को हमारे पास, और इस बच्चे का ये जो चक्र है, अनाहत चक्र, बाकी चक्र उसके इस लाइन के आसपास हैं, यानी सुषुम्ना नाड़ी के आसपास हैं, लेकिन ये चक्र इसका यहां से यहां हिल गया, पूरा बाहर चला गया, अनाहत चक्र। और बच्चे के जो सिम्टम्स थे, यानी चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, दूसरों के प्रति द्वेष रखना, लड़ाई झगड़े करना, चोरी करना, और बच्चे को काउंसलिंग के साथ साथ 21 डेज का मेडिटेशन कराया गया, और ये स्थिति थी उसकी 21 दिनों के बाद 23 मार्च 2022 को। देखिए उसका ये चक्र वापस बाहर से अंदर की तरफ आकर लाइन पर आ गया। और इस दौरान हमने उस बच्चे को ऑब्जर्व किया, देखा कि बच्चे के अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, उसका चिड़चिड़ापन खत्म हुआ, उसके जो चोरी करने की आदत थी उसमें समझ डेवलप हुई। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केवल मेडिटेशन कराया गया, उसमें काउंसलिंग सेशन भी दिए गए। और एक बड़ा चीज जो निकल कर आया कि बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट्स के इश्यूज थे। बच्चे से जब काउंसलिंग सेशन लिया गया तो पता चला कि बच्चे के पेरेंट्स आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, जिसकी वजह से बच्चा चिड़चिड़ा हो गया था। और कहीं ना कहीं उसका जो चक्र थे, ये उसका जो इमोशनल डिस्टर्बेंस था, ये भी उसके फैमिली के एनवायरनमेंट की वजह से। अब ऐसे बच्चे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा और डॉक्टर शुभ्रा सान्याल से कुछ कमेंट्स लूंगा इसके ऊपर, क्योंकि बात फैमिली की भी चल रही है और क्राइम की भी चली। आपने जिक्र किया कि बच्चा पहले इतना बदमाशी था और कहीं ना कहीं क्राइम की ओर उसका डायरेक्शन मूव हो रहा था। डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी, बात पेरेंटिंग की चल रही थी, इस पे कुछ आप कमेंट्स। हाँ, मैं जो है अनिल जी की बात सुन रही थी। मैं एक चीज फॉर आई गिव माय एक्सप्लेनेशन जानना चाहती हूँ अनिल जी से, कि अगर आप योगा मेडिटेशन कह रहे हैं अनिल जी, अगर इसके आगे या पीछे इंट्रोस्पेक्शन वाला वर्ड जोड़े तो क्या सही होगा? लेकिन जैसे मैं अपने को ले लूं, मैं इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ रात को, जब मैं एमएचए में थी और अब भी रिटायर्ड हो गई, 76 की उम्र हो गया, मैं रात को इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ कि पूरे दिन हमने क्या किया, कहाँ पे मेरी गलती हुई। मैं भी जो है, मधुलिका जानती है, सुबह से शाम तक मैं काम करती थी, घर में एक बच्ची थी। इंट्रोस्पेक्शन मुझे बहुत चेंज करा है अंदर से। मैं डायरी मेंटेन करती थी अनिल जी, डायरी में मैं लिखती थी आज मुझसे ये गलती हुई है, आज मैंने ये नहीं कर पाई। पेरेंट्स अगर इंट्रोस्पेक्ट करें तो आप देखेंगे योगा मेडिटेशन अपने आप साथ साथ आता रहेगा। पर लोग लड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं। आप कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट सेशन टू कॉन्फ्लिक्ट सेशन चलता रहता है। वो देख रहे एक दूसरे को, लड़का एक मोबाइल लेके बैठा हुआ है, बीवी उसके मोबाइल लेके बैठे हैं, जमीन पे 2 बच्चे अपने मोबाइल लेके। तो इसको हम क्या कहते हैं? इन साइकोलॉजिकल टर्म्स वी से एलिनेशन एंड लोनलीनेस। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का दुख जानने के लिए नहीं है। लड़का पूछता नहीं है कि मम्मी तुम कैसे रहे अब तक, दे आर ऑल बिजी इन द मोबाइल। तो ये जो मोबाइल का एंट्रेंस हुआ हम लोग के घरों में, दैट हैज इनवाइटेड लॉट ऑफ क्रिमिनलिटी, लॉट ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। टेक्नोलॉजी तो बढ़ेगी, प्रोग्रेस भी होगा, बट क्रिमिनल टेंडेंसी में लगातार, राजपाल जी मानेंगे इस बात को, एंड मधुलिका ऑल्सो, इट एग्जिस्ट इन एवरीबॉडी। फॉर्मेटिंग एंड डेवलपिंग ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी तब होता है जब बच्चा देखता है कि मुझे कोई नहीं चाहता है, आई एम निग्लेक्टेड, आई एम रिजेक्टेड। तब वो पीयर ग्रुप में जाता है, और वो पीयर ग्रुप एंटी सोशल टाइप के भी होते हैं। अब मैं भी काउंसलिंग करती हूँ घर में बैठ के। पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चा चैट बॉक्स में बैठा है, व्हाई है, तो चाइल्ड इज ऑन द चैट बॉक्स, आप उसके साथ चैट करिए। नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। So we are inviting criminality, we are inviting cyber criminals inside the house. राजपाल जी ये आप मानेंगे ना? We are inviting। इसीलिए मैं मधुलिका के साथ शेयर की थी कि अब घर पे पहुंचो, घर को ज्वाइन करो, इतना चिल्लाने से नहीं होगा।
विक्टिम्स, जब विक्टिम्स बन जाते हैं दे बिकम हिडन विक्टिम्स, वो कहाँ जाएंगे? शुभ्रा जी, मैं थोड़ा सा राजपाल जी से बोलूं, लाइट का साथ कुछ प्रॉब्लम है इसलिए अनिल जी डिस्कनेक्ट हो राजपाल जी गए से हैं। कुछ केसेस भी जान लें। हाँ राजपाल जी, अभी एक इशू पे बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं घर के माहौल का, मम्मी पापा के झगड़े का असर बेटे के ऊपर में पड़ा और बेटा चिड़चिड़ा हुआ, जिसको एक साइंटिफिक वे से दिखाने की कोशिश डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने भी की, जो उनके पास में मशीन है। ये जो साइबर क्राइम के भी जो केसेस आते हैं, क्या इस पे भी कुछ ऐसी लगती है कि जो पेरेंट्स के झगड़े आपसी हैं या घर का परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, उसका असर इस तरह के केसेस पे पड़ता है? पांडे जी, बहुत रेयर है इस तरह का। बस ज्यादातर जो हमारे पास आते हैं बच्चों से रिलेटेड है वो अनजानेपन में क्राइम होते हैं, या बच्चे पबजी वगैरह जो खेलते थे, इस टाइप के खेल खेलते खेलते उनको कोई लिंक आ जाता है कि बीच में कोई लिंक भेज दिया, उसको लिंक क्लिक करने बोल देते हैं, प्रोडक्टर है, और लिंक से उसको एक्सेस करके उसके अकाउंट को और उससे पैसे निकाल लेते हैं। ये जैसे पबजी है, उसमें जैसे बच्चे ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं तो वो कहते हैं ये खरीद लो, ये वेपन खरीद लो, ये खरीद लो, तो उसके उसके बहाने से उनके अकाउंट को टेक ओवर करके वहां से पैसे निकाल लेते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे केस आए हमारे पास, कई कई लाख रुपए उन प्रोडक्टर ने निकाल लिए, खेलते खेलते बच्चों को पता ही नहीं लगा। तो जो आप बता रहे थे झगड़े वाले मैटर हैं, हमारे पास इस टाइप के रेयर ही कोई कोई आता होगा, मोस्टली तो अनजाने में। और मेन बात जो पहले कही गई, मधुलिका जी ने बोला है कि लालच, लालच में इंसान फंसता है, लालच में। बस मैं भी आपसे माफी चाहूंगा, आज मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं था इसके लिए, और मेरा ऑफिस जो है इसके पास से रेलवे लाइन है, दिल्ली अंबाला वाले, तो वो हर 2-2 मिनट बाद एक रेल निकलती है यहाँ से, तो आवाज बहुत ज्यादा और इंटरफेरेंस हो रही है, तो वो मैं आपको अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा और ना आपको बता पा रहा। मेन तो मेरा ये कहना है कि आगे से भी हम इसको जारी रखेंगे कि अगर हमने इस क्राइम को रोकना है तो हमने, जैसे मोदी जी कहते हैं घर घर झंडा, तो हर घर हर इंसान के पास हमने अवेयरनेस के लिए जो हमारे पास मेटेरियल है, जो बातें हैं, जो डिटेल है, वो बतानी है ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग अवेयर होंगे तो इस क्राइम से बचेंगे। इन्वेस्टिगेशन और एप्रीहेंशन वो सब बाद की चीजें हैं, सेकेंडरी थर्ड फोर्थ जो बड़ा रेयर है, बड़ा मुश्किल है, इन्वेस्टिगेशन बहुत कम कर पाते हैं, और एप्रीहेंशन पकड़ने के लिए जैसे क्रिमिनल है, अब ये क्योंकि साइबर फ्रॉड है, रिमोट से होता है, कहीं का कोई कहीं बैठा हो, तो बहुत टाइम लगता है उसमें। तो हमारा तो पहला सबसे पहला मकसद, एक सूत्री फार्मूला सबसे पहले ये होना चाहिए कि इंसान को साइबर क्राइम में फंसने से बचाया जाए, साइबर क्राइम होने से बचाया जाए। वो तभी होगा जब अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस तब होगी जब हम लोग बताने वालों को पता होगा कि किस तरह क्राइम होता है और किस तरह से बचा जाए। क्योंकि मैं पुलिस में हूँ, मैं यहाँ भी लेक्चर डिलीवर करता हूँ अपने स्टाफ में, तो वहाँ भी मुश्किल से 20% 30%, सच्चाई तो यही है कि 20% मुश्किल से 30% आदमी जानते हैं कि ये क्राइम क्या है, बचा जाए, नहीं तो मोस्टली हमारे लोग भी फंस जाते हैं। तो हमारे लोग अवेयर हो इस बारे में, पहले वही पता लगे, तो वो तो चलो मैं अपने वहाँ बताता रहूंगा। यहाँ के लिए तो मेरा यही है कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर पाएंगे, ये अपने मैसेज पहुंचा पाएंगे। जैसे मेरे अपने ग्रुप्स हैं, काफी सारे हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे हैं, और 20-25 हजार हमारे मेंबर्स हैं। तो हमारे पास जो भी मटेरियल आता है अवेयरनेस से रिलेटेड, हम शेयर करते हैं, इसलिए करते हैं, और उनको इस रिक्वेस्ट के साथ करते हैं कि आप इसको फर्दर आगे शेयर करो अपने पुलिस स्टेशन ग्रुप में, मोहल्ले के हैं, आर नोन है, बच्चे हैं, फैमिली है, रिलेटिव है, ताकि बचे। और काफी सारे लोग बचते भी हैं फंसने से, क्राइम में इस तरह से। तो मेरे लिए कोई आदेश हो तो बताएं सर, मैंने मैं राजीव की बात सच है कि जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसको रोक पाना इतना आसान नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन वाकई काफी कठिन काम है, क्योंकि ये केसेस काफी कहा जाए अपडेट रहते हैं उन लोग, और हमसे काफी स्मार्ट कहा जा सकता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम पे रहते हैं। मैं केवल एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आप केवल 2 शब्द हम यहाँ पे कह दें कि अवेयरनेस किस तरह से लाया जाए आम पब्लिक के बीच में, वही इतना सारा एक पुलिस ऑफिसर की तरफ से। जी बताता हूँ जी। हम लोग हैं पुलिस ऑफिसर के साथ साथ सोशल एनिमल भी है ना, तो हम लोग अपने परिवार से जुड़े हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस है, हमारे कॉलोनी है, लोकेलिटी है, हमारे रिलेटिव हैं, तो हम उन लोगों को बता सकते हैं। और उनसे मैं तो प्लेस लेता हूँ कि भाई आपको जो मैंने बताया है, आप उसको कम से कम 10 आदमियों तक आगे इस बात को फैलाओ, ताकि अगर मैं 10 आदमी 20 आदमियों को बतलाता हूँ तो वो बातें 200 मेंबर्स तक, 200 आदमियों तक और आगे जाए, और आगे से आगे फैलती जाए। तो मैं तो इसी तरह से सबको बोलता हूँ आगे से आगे मैसेज को, ये बातें जो मैं बतलाता हूँ, रिमोट एक्सेस ऐप है जैसे, डाउनलोड ना करें, लालच में ना फंसे, सेक्सटॉर्शन वाला लेटेस्ट क्राइम है, ठीक है, अनजाने काले से अपना, अगर इस तरह की बातें बताते हैं, लोग फंसते हैं, पैसे देते हैं, जब बाद में पानी सिर से ऊपर उतर जाता है तब हम लोगों के पास आते हैं। अगर हम उनको पहले बता दें, वो पहले से अवेयर हो, तो इस तरह के क्राइम में नहीं फंस पाएंगे। मेरा यही कहना है। बाकी अगली
आगे जब भी हमारी बात होती रहेंगे हम और आगे ज्यादा ज्यादा बिल्कुल नई बिल्कुल, बातें आपसे आपकी शेयर व्यवस्था करते है सर। आप अगर इस मंच को छोड़ना चाहते हैं सर तो आप छोड़ सकते हैं। आप अपने काम पे ध्यान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हमारे साथ जुड़े लोगों को इसका जरूर फायदा मिलेगा और जब कभी आपकी आवश्यकता पड़ेगी सर हम आपको पुनः याद करेंगे। एक और आपने एक और अनछुआ पहलू है जो सैनल जी, डॉक्टर सैनल बता रही थी आरुषि वाले केस में, जो जी दुनिया को किसी को नहीं पता। वो बच्ची थी बेचारी, दुनिया से चली गई, हमारी सबकी हमदर्दी है। जी लेकिन उसका दूसरा एंगल भी आप लोगों को बतला देता हूँ। सैनल मैडम ने बिल्कुल सही कहा था कि पेरेंट्स अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। वो सिंगल बेबी थी उनके घर में, तो उसको फैमिली का एटमोसफेयर नहीं मिला, तो उसको मोबाइल मिला बस। वो जो फोन था उस टाइम का नोकिया नोकिया शायद नोकिया N10 था, वो जो सबसे कॉस्टली फोन होता था उस टाइम पे, नोकिया का सबसे महंगा फोन। वो उस लड़की को दे रखा था। वो उसी में बिजी रहती थी। जो उसका हमने फोन कॉल डिटेल जो एनालाइज की है, उस लड़की के काफी सारे लड़कों से लंबी लंबी बातें होती रहती थी, और उसी उसी वजह से वो लोग फैमिली उस पर ध्यान नहीं दे पाई। वो लड़की रास्ता भटक गई, और भटकने के बाद जब पेरेंट्स ने सब देखा तो अपना आपका खो बैठे, और जो उन्होंने जो किया तो उसको उन्होंने भुगता है। तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होनी, बॉन्डिंग होनी, बच्चों से बात करना, ये चीजें बहुत जरूरी है। ये चीजें भी हमें साथ के साथ बतानी चाहिए सबको। बच्चे जिद करते हैं, वो पहले वाला सिनेरियो नहीं रहा है। पहले मार भी देते थे, बच्चे पिट लेते थे, अब तो बच्चे क्राइम करते हैं। दिल्ली में कोई दिन ऐसा नहीं रहता जिस दिन किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स के ऊपर कोई हीनियस क्राइम ना किया हो। मैं क्योंकि मैं कंट्रोल रूम में हूँ, इसलिए मैं सब चीजों को मॉनिटर करता हूँ। हर रोज कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट आता है, बच्चे ने अपने फादर को मार दिया, माँ को मार दिया, भाई को मार दिया। ये सब इसी का है कि हमारी बॉन्डिंग कम है और मोबाइल ज्यादा है हमारे हाथ में। बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक महत्वपूर्ण विषय और इस प्लेटफॉर्म के लिए छोड़ते हुए जा रहे हैं, वो है फैमिली बॉन्डिंग की। आने वाले समय थैंक यू पे सर। इस पे भी चर्चा करने की आवश्यकता होगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक और यू। आप सही सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ साथ ही। विलंब में सही। चलिए वापस चलता हूँ डॉक्टर मधुलिका जी। जी, मैं जैसे अभी ये एसीपी साहब ने बताया कि भाई मोबाइल पे रहती थी बच्ची, उसी के लिए तो मैंने बोला वो टीनेजर ग्रुप जो होता है ना, जिसमें मैच्योरिटी नहीं होती, एंड व्हेन दे मोबाइल पे जब वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम नेचुरली अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन होता ही है। ये एज जो है 30 टू टीनेजर्स वाला, ऑटोमेटिकली यू गेट अट्रैक्टेड। बिकॉज मेरे ख्याल अनिल गुप्ता जी उसको मानेंगे कि उस टाइम आपका जब जैसे आप 7 इयर्स के होते हो तो आपका मूलाधार एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप 14 में आते हो स्वादिष्टान चक्र, एंड स्वादिष्टान चक्र इज फॉर द सेक्स एंड ऑल, सो वो एक्टिवेटेड ज्यादा होता है उस टाइम। और उसी टाइम ये बच्चे मतलब अट्रैक्शन, वो नहीं है कि उनको बात करनी है लड़के से, लेकिन एक अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली उनको एक खींच रहा होता है उस तरफ से। फिर जो दो मीठी बातें करी, तुम्हारी अच्छी लग रही हो, तुम ये करी हो, फिर तो वो धीरे 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 दे गेट मोर इन्वॉल्व इनटू इट। और यहाँ तक कि जो मैंने कई मोबाइल देखे उसपे गंदे कन्वर्सेशंस भी हैं, उसके उस पे रिलेटेड टू सेक्स एंड ऑल, ये सब फिर चलने लगता है। और उस टाइम क्यूरियोसिटी बहुत हो रही होती है, टू नो मोर अबाउट द सेक्स। इसीलिए हमारे शायद स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन शुरू किया था, पर अब शायद उतना नहीं है। और पहले हमारी जैसे हिंदू सभ्यता है, हम थोड़ा इस चीज से मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं या पर्दा डाल के रखते हैं उन चीजों पर। तो वो चीज अभी धीरे शायद अब पेरेंट अवेयर हुए हैं, एंड दे डिस्कस फ्रेंकली विद द बच्चों के साथ, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि ये तुम्हारी एज है बेटा, नो डाउट यू विल गो, बट जस्ट टेक केयर। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तुम किससे बात कर रहे हो, कहाँ, एटलीस्ट अपने फ्रेंड को हमसे तो मिलवा दो एक बार, तुम किसके साथ बात कर रहे हो, तो शायद बिल्कुल उससे वो रोका जा मधुलिका जी, सके। यहाँ पे आपने 2 चक्रों तक आ गए हैं। और जितना मैं समझ पाया है डॉक्टर अजीत किलो सानिध्य में कहते हैं कि जो स्वाधिष्ठान चक्र है, जी ठीक है, क्योंकि इसका जो क्या बोला चाहिए तत्व होगा वो कहीं ना कहीं जल से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड एलिमेंट है। तो ये वैसे भी चंचल रहता है, स्थिर तो हो ही जी नहीं जी सकता। जी जी और जिस तरह आपने इशारा किया, कहीं ना कहीं ये इच्छाओं को बढ़ाने वाला भी होता है, और इच्छाएं राइट राइट। तो जिद्दीपना भी यहाँ पे आना लाजमी है। क्योंकि ये कहा जाता है डॉक्टर, एवरी 7 इयर्स बाद एक 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 चक्र हाँ, एक्टिवेट होते जाते हैं एक्टिवेट इंसान। होता तो है। और जैसे अभी आप मणिपुर से ऊपर जाने लगते हो तो स्थिरता आने लगती है अपने हाँ, ऊपर। वो फिर हम लोग की एज आ जाती है। नहीं, 7 में ज्यादा नहीं हुआ, आप देखो
6, 7, 14, 21 के बाद ही आप काफी अच्छा स्टेबल आ जाती है डेटा। तो अभी अभी एक और बात हो रही थी मधुलिका जी कि एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चलाने वाले व्यक्ति से भी मेरी मुलाकात आज शाम को ही हम लोग बात कर रहे थे कि क्या रेशो है आपके पास एज का। तो आज वो भी कह रहे हैं कि मेरे पास में जो सेंटर पे आते हैं उनकी उम्र 18 से लेकर के 27, 28 के तादाद ज्यादा हो रही है। खैर मैं बात यहाँ पे ड्रग्स की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ इच्छाओं की, लालच की, भय की। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, जिस तरह से अभी ये लालच और भय का बात साइबर क्राइम, साइबर हैकिंग, सेक्सटॉर्शन के ऊपर में हमने लगातार चर्चाएं की, आपका चक्र विज्ञान और एनर्जी विज्ञान क्या कहता है इसकी ओर? देखिए, दोनों चीज दो एंगल से समझने की जरूरत है। एक मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली, सबको पता है कि मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली हम जैसे ही 13-14 ईयर की एज में होते हैं हमारी सेक्सुअल एनर्जी ज्यादा हो जाती है। और जैसा मधुलिका मैम ने भी कहा कि 7 ईयर में चक्र डेवलप होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझें, अगर हम एनर्जी मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझें तो 14 ईयर के बाद हमारी सेक्सुअल एनर्जी हमें अट्रैक्ट करती है अपोजिट सेक्स के प्रति। इसी प्रकार से जो स्वादिष्ठान चक्र है वो मन के साथ है, तो मन चंचल होता है तो स्वादिष्ठान के बस में होता है उस समय। मणिपुर के बाद 21 ईयर के बाद थोड़ी मेच्योरिटी आनी शुरू होती है। तो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली भी और एनर्जी मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों पॉइंट से उस समय हमारा जो बोध है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी इंटेलेक्ट है, उतनी एक्टिव नहीं होती। और आजकल हम इस एज में ही सबसे ज्यादा भ्रमित होते हैं। तो ऐसे में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि प्रॉपर पेरेंटिंग। 7 साल के बाद से बच्चे के अंदर अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, 14 ईयर की एज तक, 21 ईयर की एज तक। तो उसका फ्रेंड बनने की जरूरत है, कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन देने की भी जरूरत है, उसको साथ ही साथ क्राइम से बचाने की भी जरूरत है, उसको एक समझ देने की भी जरूरत है। और ये चीजें आज की डेट में पेरेंटिंग कहीं ना कहीं मोबाइल कर रहा है, पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं। जैसा शुभ्रा मैडम ने कहा कि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है, बस मोबाइल दे दिया। और जैसा राजपाल सर ने भी कहा ना कि मोबाइल हाईएस्ट था, लेकिन मोबाइल के साथ डाटा भी था, और डाटा से, इंटरनेट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी थी, और बहुत सारी डेटिंग एप्स हैं, और बहुत सारी बेफालतू की ऐप हैं जो आपको ऑनलाइन और साइबर क्राइम का शिकार बना सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये मोबाइल से थोड़ा दूरी रखनी होगी बच्चों की। और आजकल बच्चों के पास ये मोबाइल तो किस एज में आ जा रहा है, मुझे लग रहा है शायद 3 साल, 4 साल, 5 साल की एज में ही मोबाइल का वो पूरा सीख जाते हैं। तो यानी ये मोबाइल से वो पूरे टाइम पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, और इसमें कोई सेंसर बोर्ड नहीं है कि कौन सी चीज देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, कहीं पर भी जा सकता है वो। तो जैसे एक बाइक चलाने की उम्र होती है, हर चीज का एक उम्र होता है, वोट डालने का एक उम्र होता है, मोबाइल का भी एक उम्र होना चाहिए, और इसका भी एक लाइसेंस होना चाहिए कि कितनी एज के बाद बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया जाए। और अगर जब तक ये लीगल नहीं हो सकता तब तक हमें अपने पेरेंट्स को ही समझना होगा कि मोबाइल कब दें, और अगर दे रहे हैं तो उसको इसके दुष्परिणाम के बारे में पहले से ही समझा दें। तो कहीं ना कहीं वापस इन सारी चीजों को रीथिंक करने की जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि फैमिली बॉन्डिंग के नाम पर एटलीस्ट हमें 2 घंटा 7 बजे से 9 बजे के बीच में, अगर ये समय है जहां ऑफिस खत्म हो जाता है, इस दौरान फैमिली के साथ बैठे, उनकी बातें करें, समझें क्या चल रहा है। बच्चों के ऊपर नजर भी रखना है, और उन्हें डांटना भी नहीं है, बहुत प्यार से समझाना भी पड़ेगा। और ये शायद सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी नए जमाने के हिसाब से, नए टाइम के हिसाब से, कि कैसे उन्हें समझाएं भी, उन्हें बाहर जाने भी ना दें, और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी ना लगाएं, और उन्हें बहुत सारे क्राइम से भी बचाएं। तो ये शायद हम सबके लिए नए चैलेंजेस हैं, नए जमाने के चैलेंजेस हैं। जिस तरीके से स्मार्टफोन स्मार्ट होते जा रहा है, टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो रही है, कहीं ना कहीं हमें भी अपने अंदर स्मार्टनेस लानी होगी। और जिस प्रकार से साइबर क्राइम के अंदर ठग स्मार्ट होते जा रहे हैं, उसी प्रकार से हमें भी नए नए मेथड सीखने होंगे कि हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते। बात बिल्कुल डॉक्टर अनिल जी, आपकी बात से सहमत हूं, पर एक बात और भी आपने देखा होगा, मेरा वीडियो रिसेंटली ही मैंने यूट्यूब पे डाला था, मोबाइल दिखाओ खाना खिलाओ। अभी तो कंडीशन आपने सर 3 साल और 5 साल के बच्चे की बात करी, हम तो कह रहे हैं कि 1.5 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया जा रहा है, केवल उसको हाथ में पकड़ना। आजकल सर वो मैडम मल्लिका जी को और शुभ्रा जी को याद होगा कि हम लोग को झुंझुना मिला कर छोटे बच्चे होते थे साहब, वो हमारा लॉलीपॉप भी होता था, और मम्मी इसको सुनाने झुंझुना में जब रोते थे वो बजाने का काम नहीं करती थी।
अब वो झुंझुना अब वो झुंझुना नहीं आता घर पे, अब बढ़िया मोबाइल आता है। और जब बच्चा रोता है, इवन छोटा सा बच्चा, तो बच्चे को स्क्रीन में मोबाइल दिखाया, गाना सुनाया जाता है, दिखाया जाता है बच्चे को। और मैं रियली सरप्राइज हुआ था उस दिन देख करके, जब 1-1.5 साल के बच्चे को जो बाहर में जिद कर रहा था, रोटी नहीं खा रहा था, तो उसकी दादी अम्मा आ करके उसे मोबाइल देती है, और मोबाइल पे कार्टून डांस करता रहता है, और बच्चा खाना खाता चला जाता है। तो साहब, पेरेंटिंग की तो कंडीशन ये हो गई है, सारे मुश्किलों पे बात करने की आवश्यकता है। मैं केवल डॉक्टर अनिल चलते चलते एक प्रश्न यहाँ पे आपसे और ले रहा हूँ, फिर मधुलिका जी के पास भी चलेगा, लास्ट क्लोज करूंगा शोभना जी के पास पहुंचते हुए। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आ चुका है, बात करते करते लंबी जा रही है। ये जो मोबाइल बच्चों को दिया जा रहा है शुरुआत की एज बचे रहे, इससे आने वाले समय में बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक पहला यह प्रश्न होगा। और दूसरा ये है कि मोबाइल एक बार बच्चा देखता है तो ऐसा क्या कारण पड़ रहा है कि उसका एडिक्ट होता चला जा रहा है। वो बच्चा तो नहीं जान रहा है ना कि इसमें कौन डांस कर रहा है, क्या गाना है, उस समय तो उसको समझ में नहीं आ रही है, मगर ऐसी क्या चीज है जिसको देख करके वो बार बार डिमांड करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। डॉक्टर मिठू। देखिए पांडे जी, प्रश्न मेरे लिए है शायद? आप ही के लिए सर, आप ही के लिए। ठीक है। तो मेडिकल रिसर्च बताती है कि मोबाइल के अंदर का जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं डोपामिन क्रिएट करवा रहा है। ठीक है। और डोपामिन से माइंड को अच्छा लगता है, एक प्रसन्न लगता है। मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल के अंदर का कंटेंट ज्यादा प्रॉब्लम है। कंटेंट इंटरनेट की वजह से आ रहा है, और इंटरनेट पे किसी प्रकार का कोई सेंसरशिप या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो किस एज ग्रुप में क्या देखना है, और हर सेकंड वो जब चाहे जो चाहे देख सकता है। जो चीज वो देखना नहीं भी चाह रहा है वो भी तो पॉपअप होके आ जा रही है। मान लीजिए बच्चा एक राइम नहीं नहीं, देख रहा है। अनिल सर, मैं यहाँ टोक रहा हूँ। मैं उस छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ। ये जो आप कह रहे हैं, ये बच्चा तो कम से कम 4 साल के ऊपर हो गया है जो मोबाइल, वो बच्चा जो भी मोबाइल को पकड़ना भी नहीं जाना। मैं तो बहुत 1.5 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ। अब वो बार बार मोबाइल मांगता है, वो छोटा खिलौना नहीं मांग रहा था। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, पावलोव एक्सपेरिमेंट, डॉग वाला, जिसमें डॉक्टर पावलोव ने डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्हें वो मीट का टुकड़ा दिखाते थे, लार आती थी, फिर वो घंटी बजाते थे, और बाद में केवल घंटी बजाते थे तो वो अपने आप लार आना शुरू हो जाता था, स्लाइवेशन होना शुरू होता था। तो कंडीशनिंग रिफ्लेक्स, यानी किसी चीज पे किसी के साथ एंकरिंग हो जाना। जब वो घंटी बजाते थे बिना मीट दिखाए भी, बट डॉग से स्लाइवेशन होता था। इसी प्रकार से छोटे बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं, उसी प्रकार से ये मोबाइल देखिए, और जैसे वो मोबाइल देखेगा उसके अंदर वो डोपामिन क्रिएट होगा, वो उसके अंदर एक इच्छा जागृत होगी, और वो अपने माइंड को उसमें लगा लेगा, और उसके मुंह में खाना डाल दिया। खाना कुछ भी खिला दो उसको, टेस्टी है नहीं है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और मदर के लिए क्या है, बहुत इजीली काम हो गया है कि वो खाना नहीं खा रहा था, जल्दी से खा ले रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो 3 से 4 साल में ही उसको एडिक्ट बन गया है। जैसे सिगरेट का एडिक्ट होता है, जैसे अल्कोहल का एडिक्ट होता है, वैसा ही व्यक्ति मोबाइल का एडिक्ट हो जा रहा है। और जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा, अगर आपने एक दिन के लिए भी उससे ये छीन लिया, वो हैंडीकैप फील करेगा। उसको ऐसा लगेगा कि डिप्रेशन का शिकार हो गया है वो, उसकी लाइफ से बहुत बड़ी चीज हो गई। जैसे ब्रेकअप होता है ना, मोबाइल से ब्रेकअप के केसेस आने शुरू हो जाएंगे। तो ये समझने की जरूरत है, क्या करना है समझना हम सबको ही पड़ेगा, और क्या करना है सोल्यूशन केवल मेरे पास नहीं है, हम सबको निकालने होंगे सोल्यूशन मिलकर। शायद इसीलिए हम ये बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर मधुलिका जी। जी, मैं जैसे आप बात कह रहे थे ना कि डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई हमें योग मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन मेरे ख्याल, अगर आप वर्ड यंग जनरेशन में बीच में बोलो तो वो सोचते हैं टाइम वेस्ट टाइम है, क्या है बैठे हुए हो आंख बंद कर, क्या मिल रहा है उसमें। सो दे जस्ट डिस्करेज। अगर आप कह रहे हो तो आप ही को उल्टा डिस्करेज करेंगे वो लोग। और दूसरा, मैडम का मुझे एक पॉइंट अच्छा लगा जो इंट्रोस्पेक्टिव उन्होंने जो बोला, तो वो बच्चों को तो हमें भी स्कूल में भी आदत डाली जाती थी पहले सोने से पहले, थिंक व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू टुमारो यू हैव टू डू। इफ गलत हुआ है उसके लिए क्षमा प्रार्थना करो, प्रे फॉर दैट। और उस तरह से वो तो शायद अभी भी अगर बच्चे पेरेंट्स करें तो बहुत फायदा मिलेगा उन बच्चों को। मुझे ये मानना है कि इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी गुड दैट वे। हाँ, दूसरा मेडिटेशन पे मेरे ख्याल डॉक्टर साहब इमीडिएटली जंप करने की बजाय अगर हमें धीरे धीरे उनको योगा प्रैक्टिस कराना शुरू करें,
प्राणायाम कराएं, अनुलोम विलोम, वो इजी है। तो अगर उसकी वो प्रैक्टिस करें या खाली ओम का उच्चारण करवाएं उनसे, तो मुझे लगता है वो भी उनको बहुत हेल्प करेगा। या गायत्री मंत्र, जैसे हमारे हिंदू धर्म में तो सिखाते ही हैं बच्चों को गायत्री मंत्र, तो वो भी अगर वो रेगुलरली सोने से पहले 7 बार 8 बार बोले या ओम भी बोले, तो एक धीरे धीरे वो इनिशियल स्टेज से वो मेडिटेशन की तरफ जा सकता है। मेरा अपना ये सोचना है। तो बाकी डॉक्टर साहब और बता पाएंगे इस पे डॉक्टर अनिल, कुछ? नहीं, बिल्कुल सिंपल ठीक बोल रहे मेडिटेशन। हैं पांडे जी। मधुलिका मैम का एकदम बिल्कुल बोलना बिल्कुल ठीक है। और इसकी हम्म। शुरुआत शायद अगर स्कूलों में हो जाए ना, क्योंकि हाँ, बच्चे यही मैं पेरेंट्स की सोची। बात मान के नहीं करेंगे, शायद योगा भी नहीं करेंगे, प्राणायाम भी नहीं करेंगे, मेडिटेशन भी नहीं करेंगे। अगर स्कूलों के अंदर एक पीरियड ही ऐसा हो जाए जहां पर उन्हें थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन भी सिखाया जाए, थोड़ा योगा भी करवाया जाए, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा मेडिटेशन, तो ये उनकी पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा लाइफ का। और एक एजुकेशन की तरह, जैसे वो ABCD सीखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं, मैथमेटिक्स सीखते हैं, ये होलिस्टिक अप्रोच भी लाइफ के प्रति वो सीखना शुरू हो जाएंगे। घर पे कैसे करें सर? स्कूल की तो बात अलग हो गई है, बात अभी मैं घर फैमिली की कर रहा हूँ। तो पहले हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा ना सर, तो पहले घर तो सुधरे फिर स्कूल नहीं, जब देखेंगे। बच्चे को होमवर्क मिलेगा ना, और हाँ पेरेंट्स को, जैसे वो प्रोजेक्ट, बच्चों को प्रोजेक्ट मिलता है तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है ना। तो टीचर्स जब हाँ, जब देंगे कि आपको ये 4 प्राणायाम करके आना है, 2 मेडिटेशन करके आना है, 2 योगा, अब जानिए कहाँ से करके आना है, तो पेरेंट्स अपने आप ढूंढेंगे इंटरनेट पर। एब्सोल्युटली। डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी। मैं हाँ, एक चीज बोलना चाह रही थी इससे पहले। जी। डॉक्टर सान्याल बोले कि वैसे स्कूल्स में जो हमें शुरू में याद होगा, एकदम नर्सरी या उसमें होते थे, तो वो कराते थे ना, हेड डाउन, स्लीप, सो दिस इज द पार्ट ऑफ योगा। सो वो या भी बेबी योगा के फॉर्म में होता है, और टीचर्स कैन रिलैक्स देम। वो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ कुछ तो बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं बच्चे लोग। तो वो चीज अगर उनको और प्रैक्टिस कराएं, या योग निद्रा वाला तो उतना नहीं कर पाएंगे, पर उनको स्ट्रेट लिटा के बोला जाए, कुछ म्यूजिक लगा के, शायद वो बहुत बॉडी उनकी रिलैक्स हो सकती है। क्योंकि ये एज जो होती है ना, 4-5 ओवर हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे, उतना उनके साथ एनर्जी जो हमारी होती है उतनी नहीं हो पाती जितनी उनकी होती है। तो मेरे ख्याल से तो ये, अगर पेरेंट्स की जो सुनते नहीं है, हाँ स्कूल में तो इनको रेगुलर कराना चाहिए बच्चों को इस तरह से चीजें। और मदर भी चाहे, अगर मदर पेरेंट्स, जैसे आई वॉज फॉन्ड ऑफ डूइंग योगा एंड ऑल, सो अगर मैं, अब तो मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, वो खुद कर रही है योगा, तो वो नेचुरली वो भी अगर उसको आगे बच्चे को बिठा लें कि सी आई एम डूइंग इट, यू आल्सो डू दिस थिंग, तो नेचुरली उनमें थोड़ा तो कुछ आएगा ना, कहीं तो जागृत होगी ना उनकी वो चीज। तो ऐसे जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि अब हम भी यही कहते हैं, पेरेंट्स ओवर एक्टिव हैं, ओवर बिजी हैं, ओवर बर्डन है आज की डेट में। तो उनको तो ये पहले खुद करना शुरू कर देना चाहिए, और धीरे धीरे बच्चों को उनको बिठाएं कि बैठो यहाँ, कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे रहो, मैं योगा कर रही हूँ, मेडिटेशन, यू सिट हियर। मेरे ख्याल उससे हेल्प मिल सकती है। बिल्कुल Thank बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, मेरी की बात ये भी है कि मदर फादर एंड चिल्ड्रन दोनों है, कहा जाए कि पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दोनों you. एक दूसरे के वाइस वर्सा है। यदि Right. मम्मी पापा कोई चीज करेंगे तो बच्चे उसको देख करके करना स्टार्ट करते हैं। जी 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 और जी, यदि बच्चे फोर्स करेंगे कि ये मुझे करना है, तो मम्मी पापा को उसको करना पड़ेगा। सीखना ही पड़ता है। जी और जी। एक बहुत अच्छा जवाब था, जब मैं क्लास 11 का शायद स्टूडेंट था, तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने सिगरेट पीना चालू कर दिया था। और पकड़ा गया, पान ठेले के पीछे खड़े थे, देख रहे थे, तो अंकल भी वहीं पे अपना सिगरेट लेने चले आए। तो वहीं पे हम लोग के जमाने में तो जहां देखो वहीं मारना था, मार दिए। बाद में हाँ, लगता था बढ़िया, हाँ। बाद में आए तो बच्चे का, बाद में हम लोग का खाम देख रहे जवाब था कि खुद पीते हैं तो नहीं, हमको मना कर रहे हैं। तो बच्चे एग्जैक्टली वही फॉलो करते हैं जो पेरेंट्स जो करते हैं। पेरेंट्स अगर कर आपको रहे योगा मेडिसिन जाना है और आपका बेटा देख रहा है कि कंट्रोल के बाहर जा रहा है, तो आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। हैं जी। और अच्छा था, इसलिए पुरानी कहावत थी कि जब आपका बेटे का हम आपका चप्पल बेटे के पाँव में आने लगे, तो बेटे को जो दोस्त समझना चाहिए। दोस्त समझना चाहिए, हाँ। और हमारे एक और अंकल थे, तो उन्होंने, हमें याद है कि एक दिन हमारे पापा को बोला था कि पांडे जी अब मैं उस ठेले वाले पे नहीं जाता हूँ। बोले क्यों? बोले क्योंकि मेरा बेटा कॉलेज पहुंच गया है। तो अब चलते हैं डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी को चलूंगा लास्ट के लिए, क्योंकि अब इसके बाद में समय भी हो चुका है और अगला टॉपिक अब महत्वपूर्ण होगा, हम योगा मेडिटेशन की बात करेंगे। पर अभी तक जितनी चर्चा हुई है, मैं इस पे कमेंट्स डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी से लेता हूँ। पांडे जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी और मैं अपने मन में हंसती भी जा रही थी। पहले तो अनिल जी की वजह से, अनिल जी ने जो बात की सलाइवा, ये लोग, हम लोग पैवलोव थ्योरी बहुत पढ़ी है साइकोलॉजी में, ये कंडीशन बिहेवियर होता है।
अगर हम बच्चे को मोबाइल दिखा के खाना खिलाएं, हम बच्चे को ले जा रहे हैं उस ट्रेन पे। अगर हम बच्चे को उस जगह पे कहानी सुना के अगर खाना खिलाएं, तो बच्चा धीरे धीरे कहानी सुनने के लिए तैयार होगा। हम लोग भी थे एक जमाने में, हम मेरी दादी के कहानी सुन के पढ़ाई के लिए बैठती थी। तुम पहले कहानी सुनाओ फिर मैं पढ़ूंगी। दैट इज अ कंडीशन बिहेवियर। अब शॉर्टकट मेथड जो आपने बताया अनिल जी, दैट इज गोइंग ऑन। और ये शॉर्टकट मेथड में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एलिनेशन हो रहा है। एंड मधुलिका जो बोली, वहां पे मैं कह रही हूँ वंस अगेन, आई थिंक पांडे जी अब आपको तैयारी करना पड़ेगा, फैमिलीज को इनवाइट करना ऑन द पोर्टल। ये जितनी बातें उनको समझाइए, उनको सिखाइए और उनको बतलाइए। फैमिलीज जो है, दे आर द वंस हु आर क्रिएटिंग एंड फॉस्टरिंग क्रिमिनल बिहेवियर इन द चिल्ड्रन। ये मानना पड़ेगा उनको। अगर आज सुन रहे हैं हमें, हम कितने दिन तक चिल्लाते रहेंगे? बोलिए, एक दिन तो आप डन करेंगे ना प्रोग्राम को, तब वो कहाँ जाएंगे? वाई आर दे नॉट कमिंग फॉरवर्ड? ये है। अनिल जी ने बहुत बढ़िया बताया। दूसरी बात है, मधुलिका बता रही है टाइम मैनेजमेंट। मैं वहां पे मधुलिका को ज्वाइन करना चाहती हूँ। टाइम मैनेजमेंट इज अ मस्ट। हर एक किसी को मैं बताती हूँ जो कहे आई एम वेरी बिजी, हमने कहा टाइम मैनेजमेंट करो। इतने समय से इतना आप करते हैं ना पंडित जी, टाइम मैनेजमेंट करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने आपसे भी जिक्र की थी, सब करते हैं, पर करने की इच्छा ना होना, दैट इज द मेन कॉज, जो कि सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। अनिल जी एग्री करेंगे। इन द सबकॉन्शियस माइंड वी डू नॉट वांट टू अग्री टू व्हाट यू से। हम नहीं करना चाहते हैं योगा मेडिटेशन, जैसे चल रहा है चलने दो, पुलिस तो है। तो इस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रही है। क्रिमिनल्स आर गोइंग, ब्रेकिंग थ्रू ऑल बैरियर्स, ब्रेकिंग थ्रू ऑल, बिकॉज उनका फियर नहीं है। अरेस्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? पैसा तो जम गया, दूसरे का पैसा लूट गया। और मैं कहती रहती हूँ विक्टिम्स विक्टिमाइजेशन, विक्टिम तो बन गया, वो पुलिस के पास जा रहा है, साइबर सेल में जा रहा है, इंश्योरेंस के पास जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है, विक्टिमाइजेशन प्रोसेस चलती रही। तो ये सब चीजें करके मैं कह रही हूँ कि अनलेस एंड अनटिल पेरेंट्स डोंट चेंज देयर एटीट्यूड, मैं पन करनी उस वर्ड पे, ये नहीं सुधार होगा। हम लोग आउटस्कर्ट में घूम रहे हैं, क्रिमिनल टेंडेंसी, क्रिमिनल फिनोमेना। जहां जड़ है, उस जड़ को समझना होगा। गवर्नमेंट कितना करेगी? अच्छा, दूसरी बात है, एक बात और मेरे दिमाग में, पिछले इसमें अनिल जी आप शायद नहीं थे, उसमें एआई का बात हो रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुरेश मेनन जी शायद आज नहीं है, उन्होंने कहा सिलेबस बना दी गई है, और सिलेबस जो है वो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, अवेयरनेस। मैं कहती हूँ सीबीएसई में योगा मेडिटेशन क्यों नहीं डाला जा रहा है अनिल जी? योगा मेडिटेशन एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट क्यों नहीं डाली जा रही है, जिससे कि बच्चे उसको करें और घर में प्रैक्टिस करें, पेरेंट्स को सिखाएं, और टीचर बाद में देखे कि होता है या नहीं। हम लोग के समय में एक मॉरल इंस्ट्रक्शन क्लास होता था, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कोई रिलीजन नहीं है, मॉरल इंस्ट्रक्शन। इसमें एक तो मुझे अभी भी याद है, नेवर स्पीक इल ऑफ अदर्स, अगर आप उसके अच्छाई नहीं, नेवर स्पीक इल ऑफ अदर्स, यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग गुड ऑफ हिम। छोटे छोटे कपलेट्स हम लोग को पढ़ाया जाता था। योगा मेडिटेशन क्यों नहीं क्लास में लिया जा रहा है? सीबीएसई आए दिन चेंज हो रही है, एनसीईआरटी चेंज कर दी, इसको क्यों नहीं कर रही है? जब एआई आप डाल रहे हैं सिलेबस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरा कॉन्शियस कहता है आई एम फुली अवेयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द एज ऑफ मधुलिका जो कह रही है कि 2021 में इंटेलिजेंस रेट ग्रो होता है और पर्सनालिटी फॉर्म हो जाता है। एआई फुली अवेयर है, पर योगा मेडिटेशन हम नहीं जानते। इसको भी सिलेबस में लाना चाहिए। अनिल जी आप लोग इसका एम्फोसाइज करिए, ये सिलेबस में आए, मॉरल कैरेक्टर बनेगा, तभी हम लोग सक्सेसफुल होंगे अपने कैंपेन में। तो कुल मिला के मैडम दो बातें आ रही हैं, और अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि ये बातों को पहुंचाने के लिए योगा गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा मैं यहाँ बिठा सकूं, किसी व्यक्ति को यहाँ बिठा सकूं। मेरी कोशिश होगी अगला नेक्स्ट फ्राइडे में मैं छत्तीसगढ़ के योग आयोग से या तो अध्यक्ष को या उनके सचिव को यहाँ बुला सकूं, ताकि जो बातें आपने रखी वहां तक पहुंचे और यहाँ से कुछ एक आवेदन गवर्नमेंट के पास पहुंचे। मैं आ रहा हूँ डॉक्टर अनिल जी आपके पास ना। दूसरा विषय जो आपने कही कि विषय हमको लाना है परिवार के लिए, तो मैं एक इस मंच से और आपसे एक परमिशन चाहूंगा कि फैमिली बॉन्डिंग की जो बातें चल रही हैं, डॉक्टर अनिल यहाँ बैठे हैं, मधुलिका भी बैठी है, तो क्यों ना थोड़ा सा हम लोग माइंड के ऊपर में एक बार फिर से बात कर लें, क्योंकि पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड है। तो
तो एक बार इस तरह के क्राइम में माइंड का रोल कैसे हो रहा है क्या, और माइंड को कैसे संभालना है, और माइंड है क्या चीज, शायद इस पे भी एक बार बात करने की मुझे अब ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए। हाँ, इस पे मधुलिका जी और अनिल जी इसको शायद सहमत होंगे कि हमें माइंड को, कॉन्शियस सब कॉन्शियस दोनों को थोड़ा सा बारीकी से समझने की आवश्यकता मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लगती है। अनिल अनिल जी। पांडे जी, बस मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे शुभ्रा मैम ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मधुलिका मैम जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सन हमारे पास में है, तो बेसिक ये है कि हम जो बातें कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन ये हो गया इंडिविजुअल और फैमिली के लेवल पर। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को एक अपर लेवल से ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि हम अपने फैमिली को अपने इंडिविजुअल लेवल पे कितना भी ठीक कर लें, जब तक ये पूरे सोसाइटी के अंदर नहीं आएगा तब तक हम कितना बच नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजों के अंदर में बदलाव की बहुत जल्दी जरूरत है। एक है मेडिकल साइंस और एक है एजुकेशनल सिस्टम। और बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करना है, बहुत सिंपल से बदलाव करने की जरूरत है कि जो हमारी वैदिक नॉलेज थी, वैदिक विज्ञान था, जिसे हम कई बार योगा कह देते हैं, कई बार मेडिटेशन कह देते हैं, कई बार प्राणायाम, क्योंकि हमें ये बस ये 3 वर्ड ही पता है, ज्यादा पता भी नहीं है। लेकिन ये बेसिक वैदिक विज्ञान है जो लाइफस्टाइल को भी ठीक करता है, जो लाइफ फिलॉसफी को भी ठीक करता है, और हेल्थ को भी ठीक करता है, मेंटल हेल्थ को भी, फिजिकल हेल्थ को भी। तो ये वैदिक विज्ञान की साइंस को, यानी वैदिक विज्ञान को हमें एजुकेशन सिस्टम में और मेडिकल सिस्टम में जोड़ने की जरूरत है। तो अगर आने वाले सेशंस में हम कुछ डॉक्टर्स को और कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, जैसे आयुष डिपार्टमेंट हो गया या मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया या एजुकेशनल डिपार्टमेंट हुआ, वहां पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर हम उन्हें यहाँ पर ला सकें और इस प्रकार की बातें उनके साथ करें और उनसे सॉल्यूशन की डिमांड करें कि अपर लेवल से कैसे सुधार होगा, और कैसे अब समय आ गया है कि इस साइंस को थोड़ा सा 20% जोड़ने की जरूरत है, बाकी का 80% मेडिकल साइंस अपना ठीक करता रहे और जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो चलता रहे। ये मेरे विचार थे, ये मेरा पर्सनल थिंकिंग। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोशिश रहेगी हमारी। मधुलिका जी से भी लास्ट कमेंट ले लेता हूँ, उसके बाद करेंगे। मेरा तो यही कहना है कि पेरेंट्स थोड़ा सा, जैसे खुद को भी गुस्सा आता है तो एक सेकंड रुक जाओ, वेट फॉर 1 सेकंड, आ रहा है टेम्पर, देन स्टार्ट डीप ब्रीदिंग। उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि ये मोमेंट्री होती है ये चीजें, जो चाहे सुसाइड हो चाहे गुस्सा हो, ये सब मोमेंट्रीज है। एंड यू स्टार्ट टेकिंग बैली ब्रीदिंग, जिसे हम कहते हैं योगिक ब्रीदिंग। तो यू स्टार्ट दैट, इमीडिएटली आपका बहुत कुछ कंट्रोल हो जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी नहीं है, अगर हम चाहें तो बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं उसको। मतलब जो मैंने अपने आप में भी चेंजेस देखे आफ्टर इन्वॉल्विंग इन स्पिरिचुअल पाथ, बहुत फर्क पड़ गया लाइफ को। हम क्या करते हैं, लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वी डोंट वांट टू लिव विद द लाइफ, वी वांट टू स्ट्रगल विद द लाइफ। तो वो जो एटीट्यूड जब चेंज आया, एक यंग थे, हम भी लड़ते थे, नहीं ये कैसे नहीं हो सकता, ये होना है, सब लगा कि नहीं, जस्ट वेट, थिंक फॉर सेकेंड्स। जिसमें हमारे परमहंस योगानंद जी तो कहते थे, व्हेन यू आर इन ट्रबल, सिट इन मेडिटेशन, साइलेंस में बैठो, यू विल गेट आंसर ऑटोमेटिकली। जो हम इनर वॉइस नहीं सुनना चाहते हैं ना, वो साइलेंस में सुन सकते हो। सो आई थिंक इट इज बेटर टू, कोई भी प्रॉब्लम आती है, सिट फॉर द सम टाइम इन साइलेंस एंड यू विल गेट। फिर प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो उस टाइम, थिंक सोल्यूशन, मूव टूवर्ड्स सोल्यूशन। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये आ गई, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई, वी डोंट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सोल्यूशंस। तो बाकी ये टॉपिक इतना बड़ा है कि और मेरे दिल के से लगा हुआ है, आई कैन स्पीक अ नंबर ऑफ आवर्स फॉर दिस थिंग। अभी ये कंटिन्यू टॉपिक चलेगा और आपसे भी रहेगा, बीच बीच में आप भी आते रहे और हम लोग इस विषय पे बात करते रहेंगे, क्योंकि क्राइम के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर में हमने काफी बात कर ली है। अब समय है कि हम भी कुछ सोल्यूशन की ओर चलते हैं, समाधान की ओर चलते हैं, तो जरूर चलेंगे। तब तक मधुलिका जी ने जो कहा है वो अभी आप करते रहिए, डीप ब्रीदिंग करते पांडे जी रहिए। एक मिनट, पांडे जी हाँ जी, एक मैं एग्जांपल देके आप फिर हम कंक्लूड कर दीजिएगा। हम जो आप मस्तक के दस्तक बोलते हैं ना, हम पेरेंट्स के मस्तक पे दस्तक करना चाहते हैं, जो इसमें बच्चे फॉर्मेटिव एज में हैं। एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक वीडियो दिखाई दी, वेस्ट बंगाल की है। एक लड़की ऐसे लिखती है और उसका माँ पढ़ रही है, ये नहीं पता कि कौन है। वो लिखती है कि मेरे घर में मुझे कोई नहीं चाहता है,
क्योंकि मेरे घर में एक और सदस्य है जिसको वो लोग चाहते हैं, किसी उसको गोदी में बैठाते हैं, उसको चूमते हैं, उसको बगल में लेटाते हैं। मैं कहीं नहीं हूँ। बहुत बढ़िया उसका इंट्रोडक्शन देके उसने स्टार्ट किया और उसने कहा कि मैं कभी बरामदे में खड़ी रहती हूँ, कभी कभी अपने आप रोती रहती हूँ, मुझे होमवर्क कराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो बच्चे को लेके ही रहते हैं। वो बच्चा कौन है? वो मोबाइल है। मेरे पापा घर आते हैं, मोबाइल गोदी में लेके देखते रहते हैं। मैं जाती हूँ, पापा से थोड़ा प्यार लूं, शाम को कहते हैं रुको मैं बिजी हूँ। माँ लेटती है तो कहानी नहीं सुनाती, मोबाइल में बातें करती रहती, मैं अकेली पड़ी रहती हूँ। वो माँ पढ़ रही थी तो पापा कहते किसने लिखा ये ऐसे? तुम्हारे बेटी ने, तुम्हारे बेटी ने लिखा है हम दोनों के लिए। इतना टचिंग है। जब बच्चे इस समय 7-8 साल के इतना लोनली डिटेक्टिव फील कर रहे हैं पांडे जी, तो बाद में अगर वो क्राइम करते हैं तो किसका दोष है? क्योंकि इंटेलिजेंस, मैं बार बार कह रही हूँ, इंटेलिजेंस राइजेस टिल द एज ऑफ 20-21। उसके बाद मेच्योरिटी आती है, पर्सनालिटी तब तक बन जाती है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूँ और मैं आपसे ये आग्रह कर रही हूँ कि क्राइम रेट कम नहीं होगा। अब हम और आप मस्तक दस्तक करते रहे, मस्तक टूट जाएगी, दस्तक मारते रहिए, साइबर क्राइम नहीं बंद होगा। जब तक ये पेरेंट्स को आप ना बुला के उनसे कहिए कि आप लोग अपने घर को संभालिए। गवर्नमेंट क्या कर सकती? गवर्नमेंट तभी करेंगी ना जब क्राइम हो गया है। फॉरेंसिक साइंस क्या करेंगे? तभी करेंगे जब एविडेंस मिलेगा। शुरुआत कहाँ से हो रही है पांडे जी? वहां पे उनको पकड़िए, दोषी तो वो लोग हैं। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल कहना है। बिल्कुल। कोई इसमें अपना पॉइंट शॉर्ट रखने चाहते हैं आज के विषय के ऊपर में, या किसी के कोई प्रश्न है? यहाँ पे राजेंद्र पवार है, ये रिसर्च कर रहा है साइबर क्राइम के ऊपर। आई हाँ, थिंक वो ही कई शुड चीजों कम का बार फॉरवर्ड। बार आ रहे थे राजन जी। हाँ, ये मेरे फोन पे बोलते रहते हैं, व्हाई डोंट यू कम फॉरवर्ड? राजेंद्र जी, somewhere he's there, I can see him. चलिए, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं टॉपिक छोड़ूंगा और बात करेंगे हाँ हेलो मैम। हाँ जी राजन जी। हाँ हेलो मैम। हाँ हेलो सर। जी, गुड हाँ, इवनिंग। बोलिए। मुझे हिंदी हेलो नहीं, मैम, मुझे इंग्लिश की हिंदी। बोलिए। हाँ, यू कैन टॉक इन इंग्लिश, नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ नो नो सर, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। मैं ओके। थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ में सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन इस पर पीएचडी कर रहा हूँ। और तुम्हारा ये कार्यक्रम है ना, हमें बहुत उपयोगी आ रहा है। थैंक यू। बहुत यूजफुल है हमारे लिए। वेरी गुड। यस, ओके, आई थैंक वॉन्ट यू सर, हम इंटरेस्ट। ज्वाइन होंगे। तो राजेंद्र जी आपको सारे वीडियोस मिल जा रहे हैं हमारे प्रोग्राम के, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत सारे आपको शायद उपयोगी होंगे इसके। नहीं सर, हमें अब रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है इसमें। ओके, नहीं रिकॉर्डिंग तो सर यहाँ से नहीं हो पा रहा होगा, निश्चित रूप से रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा होगा। हाँ, कैन यू प्रोवाइड मी योर मोबाइल नंबर so I can send you the WhatsApp the link, previous link of the video, ओके ओके सर, ओके। है ना? yeah, you have my mobile number, you have? आ, If you have, आ, no problem, please note my mobile number, send the hi on my हाँ WhatsApp, so हाँ I'll नंबर को नोट कर लेते हैं किसका है। One more girl, Surbhi asked one more. Somebody also, my mobile number is 8817194979, हाँ, ओके सर। 71 94979, 94979, है ना? 7194 सर, I am repeating, 7194। Rajendra, I am repeating, yeah, I am going, I am writing the chat box, the mobile number, please note, 8817194979. This is my number. Friends, hi, who want to see all the videos regarding the cybercrime. Also, you can go on my YouTube channel, that is the lifecampusinfo.com. मैडम मधुलिका जी, मैंने अपने YouTube का नाम ही दिया है लाइफ कैंपस। दैट इज द मीन्स लाइफ का एक कॉलेज है, लाइफ का एक मोहल्ला है। आप आए, हम यहाँ पे वो बात करना चाहते हैं। मेरे सारे प्रोग्राम में
जो कहीं ना कहीं अब स्कूल और कॉलेज में अछूती है, छूट रही है, जो नहीं बताया जाता है। तो मैं यहाँ पे बात रख रहा हूँ, इसलिए हमने अपने फोरम का नाम, यूट्यूब का नाम रखा है लाइफ कैंपस। तो कई बार मेरे जो वीडियो बनते हैं उस पर लोगो लाइफ कैंपस का लग करके आता है, और ये स्पेशली प्रोग्राम है मस्तक पर दस्तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास मैं मैडम सान्याल को एक चीज बताना चाह रही हूँ, जब पांडे जी ने मुझे फोन किया तो मेरे पास इनका नंबर नहीं था ना, अननोन नंबर आई वाज वाचिंग। जब इन्होंने फोन किया तो मैं बोली नहीं। When he talked it, then हम लोग ये की बातें नहीं, इनसिक्योरिटी है, मैम सुनो ये पूरी बात। इनसिक्योरिटी। हाँ, नहीं, वो पूरी मैंने नहीं बोला। जब इन्होंने अपनी तरफ से हेलो बोला और फिर बात करनी शुरू करी, तब मैंने इनसे इंटर किया। मैंने कहा मैंने पता है क्यों नहीं पहले बोला, आप ही ने तो बोला अननोन नंबर को हेलो मत बोलो। दैट वाज अ गुड स्टार्टिंग विद बोथ ऑफ अस। खैर बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी फॉर इन दिस थैंक प्रोग्राम। यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। पांडे थैंक जी यू। को विशेष करके, मैं तो इनको दिन में 2-3 बार फोन कर लेती हूँ। नहीं, ही इज अ पर्सन लाइक इट, उनको तो सारा दिन तंग करने का मन करता है अब तो। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। और आगे भी रहेगा मैडम, बहुत सारी बातें भी होंगी मधुलिका जी, Sure. आपसे अभी शुरुआत ही हुई है। और जी हम लोग आगे चल, जैसे अभी मैडम ने भी कह दिया, शुभ्रा जी ने भी, कि आगे चल करके अगर हमको अवेयर होना है तो हमें योगा मेडिटेशन को लेना पड़ेगा। तो आप जैसे स्पिरिचुअल पर्सनालिटी की यहाँ पे आगे भी आवश्यकता होगी। और मैं अगली बार की कोशिश कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष और सचिव दोनों को मैं यहाँ पे बुला सकूं, और सारी बातें आगे भी हो। और जिस तरह डॉक्टर अनिल गुप्ता जी ने भी कहा कि कोई और भी डॉक्टर्स यहाँ पे आए, साथ में एजुकेशन से भी कोई रहे, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। एक कोई शख्स और आ रहे हैं, आदर्श कुमार वांट्स टू आदर्श टॉक। कुमार जी, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं आदर्श जी आप? जी आदर्श जी। Other two audit to F9 F10 साइबर क्राइम से रिलेटेड, वो एक्चुअली मेरे साथ भी अभी एक फ्रॉड हुआ है। हाँ। तो उसमें मेरे को क्या बोलते हैं, कुछ ये बिटकॉइन के चक्कर में क्या बोलते हैं, कुछ पैसे वैसे लेने के लिए बोले थे। और फिर कुछ उसका फिर वो उसका हुआ, फिर वो इसको साइबर ट्रांसफर फ्रॉड बोलते हैं या फिशिंग ना कुछ बोलते हैं, एक नाम है इसका। आदर्श जी, इसका एक नाम है। आप केस को बताइए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिन इस केस के भुगे हुए हैं और हिडन विक्टिम्स हैं, बोलने में शर्म पाते हैं, नहीं हो बता पाते हैं। आदर्श जी चले गए क्या? है तो आदर्श आदर्श जी, जी। हाँ हाँ। जी आदर्श जी, कुछ आप शेयर कर रहे हैं अपने बारे में, थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्या है? वो साइबर क्राइम का कुछ वो बताना था कि बिटकॉइन में मैं इन्वेस्ट किया था, तो फिर वो क्या बोलते फंड्स ट्रांसफर करने बोले थे, तो फिर ट्रांसफर करके फिर कुछ कमीशन के साथ वापस लौटाएंगे करके कुछ बोले थे। पर वैसे कुछ वापस किए भी नहीं, और फिर वो पूरा पैसा ऐंठ लिए। तो ऐसे करके हुआ है। अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है। फिर मैंने इसको साइबर क्राइम पोर्टल में रिपोर्ट भी किया है। तो इससे क्या बोलते हैं, वो देखना है कि क्या बोलते हैं, ऐसे सावधानी रखना है, से बरते तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आदर्श जी, कहाँ से हैं आप, कौन सी जगह से हैं? मैं तो रायपुर से ही हूँ एक्चुअली। अरे वाह, बिल्कुल ठीक है आदर्श जी, रायपुर से ही हैं। और रायपुर के एक इशू और पहले भी आया था। तो अपने को बस आदर्श जी इस मुहिम में शामिल हो जाइए, क्योंकि आपके साथ घटना घटी है, और एक तो बच गई, कई लोग बच भी जाते हैं और कई लोग बड़े बुरी तरह शिकार हो रहे हैं। इसलिए हमें आप जैसे लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो जो ये बातें हो रही हैं, यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस्ड लोग आ रहे हैं, जैसा कि आप लगातार देख रहे हो, सुन भी रहे होगे। तो लोग आगो को इस पे जोड़िए, क्योंकि आज समय काफी हो गया है, हमें अभी इस सेशन को यहाँ पे रोकना पड़ेगा। अगले शुक्रवार शाम 7 बजे मस्तक पर दस्तक देने के लिए हम लोग फिर उपस्थित हो जाएंगे। विषय फिर रहेगा साइबर क्राइम से रिलेटेड, कोई ना कोई सब्जेक्ट को लेकर के हम फिर आएंगे। अगली बार हम बात करेंगे सॉल्यूशन पे, जहाँ पे होगी योगा और मेडिटेशन के जानकार लोग यहाँ पे आएंगे।
और डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के एडमिट पे मैं चाहूंगा कि कोई डॉक्टर्स और भी आए और एजुकेशन से भी लोग रहें और गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर्स भी यहाँ पे बैठे। तो लिंक का इंतजार मत करिएगा आदर्श जी, और जितने मुझे सुन रहे हैं, जिस लिंक पे आज जुड़े हैं वो लिंक अगले हफ्ते भी कंटिन्यू रहेगा। आप अपने और भी दोस्तों को, परिवार के लोगों को इसे शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। तो मैं अब इजाजत चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि आप सभी को। थैंक यू सो मच। थैंक